चैप्टर 1581 टू 1590। पर्वत श्रृंखला छोड़ने के बाद येज़िवेन की लंबे समय तक रहने की हिम्मत नहीं हुई। वह जल्दी से ये कबीले की दिशा में चल पड़ा। निश्चित रूप से उनके जाने के कुछ ही समय बाद उनके पीछे एक अत्याचारी आभा दिखाई दी। येज़िवेन ने यह भी महसूस किया कि आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से उतर रहे थे। भले ही वह बहुत दूर था, येज़िवेन निश्चित था कि वह आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव के बारे में गलत नहीं होगा। वह खुश हुए बिना नहीं रह सका कि वह जल्दी चला गया, अन्यथा उसकी वर्तमान खेती के साथ भी उसके लिए बचना आसान नहीं होगा। राज्य छोड़ने के बाद येज़िवेन रुके नहीं और सीधे ये कबीले में लौट आए। ये कबीले का अभी भी एक स्थिर स्वरूप था, जैसे कि चाहे किसी भी तरह की अशांति हो, यह कबीले की शांति को प्रभावित नहीं कर पाएगा। एक वंश जो अनगिनत वर्षों से चला आ रहा था, उसमें ऐसा विश्वास था। जैसे ही येज़िवेन ये कबीले में लौटा, ये कबीले में हर कोई जानता था कि वह अब कोई नहीं था। वह अब ये कबीले का नया पूर्वी अत्याचारी था। वह ये कबीले की युवा पीढ़ी के 5 अत्याचारियों में से एक था, जो पुरानी पीढ़ी के साथ बराबरी पर रहने के लिए पर्याप्त था। ये कबीले में उसकी स्थिति केवल ये त्यानकियोनग, ये ज़ेंटियन, ये झेनमो और अन्य से नीचे थी। इनमें से बहुत से लोग नहीं थे। जैसा कि ये क्लान पहले से ही ये क्लान की सहायक शक्ति थी, येज़िवेन को पहले से ही दसियों हजार लोगों से ऊपर माना जा सकता था। स्वाभाविक रूप से यह पहले से बिल्कुल अलग था। हालांकि जैसे जैसे दानव कबीले की हरकतें तेज होती गईं, शांति के बीच ये कबीले में एक अजीब सा माहौल था। आखिरकार ये कबीले के भीतर अभी भी एक दरार थी। स्वाभाविक रूप से यह कहना असंभव था कि कुछ भी नहीं हुआ था। नंबर 1 गुप्त क्षेत्र में लौटने के बाद येज़िवेन ने पाया कि एल्दये अब वहां नहीं थे। येक्षिवेन के मन में अभी भी इस सम्मानित बुजुर्ग के लिए बहुत सम्मान था। वह तुरंत कानून प्रवर्तन हॉल में सीधे गए और ये ज़ेंटियन को अपना सम्मान दिया। मास्टर, आपका शिष्य वापस आ गया है, येज़िवेन ने झुककर कहा। अच्छा, यह अच्छा है कि तुम सुरक्षित लौट सकते हो। इस बार यह वास्तव में तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण था। 2 साल पहले की तुलना में तुम वास्तव में एक पूर्ण परिवर्तन से गुजरे हो। ये ज़ेंटियन की खेती के साथ वह येज़िवेन की प्रगति को एक नज़र में देख सकता था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। इस बार आपने दानव कबीले के इलाके में क्या देखा? ये ज़ेंटियन ने पूछा। वह इसके बारे में चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। इस बार दानव कबीले ने अचानक मानव कबीले पर आक्रमण कर दिया, जिसने मानव कबीले को सभी का निशाना बना दिया। क्योंकि केवल मानव कबीले पर हमला किया गया था, मानव कबीले के लिए अन्य कुलों के साथ दानव कबीले को दबाने के लिए सहयोग करना असंभव था। उसी समय मानव कबीला बहुत चिंतित था कि अन्य 3 कबीले मानव कबीले पर आक्रमण करने का अवसर ले लेंगे। तीनों कुलों में दानव वंश सबसे मजबूत था। अतीत में मानव जाति दानव कबीले से स्वतंत्र थी। स्वाभाविक रूप से मानव जाति दानव कबीले से बहुत डरती थी। यदि यह दानव क्षेत्र में मायामा के लिए नहीं होता, तो मानव कबीले ने पहले ही दानव क्षेत्र में अपना रास्ता बना लिया होता और पूरे दानव कबीले का वध कर दिया होता। येज़िवेन ने तुरंत ये ज़ेंटियन को इस यात्रा की फसल और महत्व के बारे में बताया। रॉक के अंडे को छोड़कर उसने उसे सब कुछ बता दिया। ऐसा नहीं था कि वह ये ज़ेंटियन पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन एक बार यह तथ्य सामने आ गया कि उसके हाथों में रॉक का अंडा है, तो ये कबीला भी उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा। उसे डर था कि असंख्य लोग सीधे उसे मारने आ जाएंगे और वे साधारण लोग नहीं होंगे। उसे डर था कि वे सभी दिव्य प्राणी क्षेत्र से ऊपर के शीर्ष विशेषज्ञ होंगे। उस समय उन्हें डर था कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। आखिरकार यह एक रॉक था जिसे भक्षण करने वाले देवताओं के स्तर तक बढ़ने का अवसर मिला। इसके अलावा छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। येज़िवेन के शब्दों को सुनकर ये ज़ेंटियन विचार किए बिना न रह सका। वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया और आगे पीछे चलने लगा। उन्होंने कहा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे ट्विस्ट और टर्न होंगे। हम यह भी नहीं जानते हैं कि 9 सिरों वाले भयंकर जानवर राजा को बदल दिया गया है। क्योंकि हम मनुष्य दानव कबीले से पूरी तरह से अलग हैं, अगर हम जासूस भेजते हैं तो भी यह बेकार है। अक्सर हम कुछ कमजोर दानव कबीले के सदस्यों को हम पर जासूसी करने के लिए नियंत्रित करने के लिए आत्मा हेरफेर तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। फिर भी उनके लिए जानकारी वापस भेजना बहुत कठिन होता है। इसके अलावा ये नियंत्रित दानव कबीले के सदस्य शक्तिशाली लोगों द्वारा आसानी से देखे जा सकते हैं, इसलिए उनके पास अक्सर शीर्ष पर पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता है। इसलिए इतने सालों के बाद हम दानव कबीले में पर्याप्त खुफिया नेटवर्क का विस्तार नहीं कर पाए हैं। यहाँ तक 9 सिरों वाले भयंकर जानवर राजा को भी बदल दिया गया है और बाहरी दुनिया वास्तव में नहीं जानती। ये ज़ेंटियन ने अपनी आंखें मूंद लीं। हालांकि अगर ऐसा है तो यह भी एक अच्छी बात है। हालांकि इस अवधि के दौरान हमारे लिए दानव कबीले की ताकत उधार लेना मुश्किल है, साथ ही दानव कबीला नहीं होगा इस समय के दौरान हमारे लिए बहुत अधिक परेशानी का कारण बनता है। हम बहुत दबाव कम कर सकते हैं।
प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में वर्चस्व के लिए 4 प्रमुख कबीले होड़ कर रहे थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे की सीमाओं पर सेनाएं तैनात कर रखी थीं। दानव कबीले के दबाव के एक हिस्से के बिना मानव कबीला अधिक बल जुटा सकता था। अब आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। आधे साल के बाद आप इंपीरियल कोर्ट जाएंगे। मूल रूप से शीर्ष 100 सूची के लिए प्रतियोगिता के लिए आपको अंतिम रैंकिंग निर्धारित होने तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ना होगा। हालांकि के कारण दानव वंश का आक्रमण स्थिति बदल गई है, इसलिए मार्किस द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार आपको दानव कबीले पर छापा मारने के लिए एक विशिष्ट बल के रूप में भेजा जाएगा। आप जितने अधिक दानव कबीले को मार सकते हैं, आपका स्कोर उतना ही अधिक होगा और आपकी रैंकिंग उतनी ही अधिक होगी। उस समय स्वाभाविक रूप से लाभ अधिक होगा। ये ज़ेंटियन ने कहा। क्या हम दानव कबीले में अपना रास्ता मारने जा रहे हैं? ये ज़िवेन ने पूछा। हाँ, जैसा कि कहा जाता है, यह पारस्परिक नहीं है। चूंकि दानव कबीले हमारे लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें आसानी से नहीं होने दे सकते। आप प्रमुख ताकतों के सबसे अत्याचारी युवा प्रतिभाशाली हैं। आप में से प्रत्येक अत्यंत प्रतिभाशाली है और आप में से प्रत्येक के पास अपना तुरुप का इक्का है। आप समान क्षेत्र के सामान्य लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। आपको उन पर छापा मारने के लिए भेजना सबसे उपयुक्त विकल्प है। इस बार आप डेविल वर्ल्ड में गहराई तक जा रहे होंगे। यह पूरी तरह से अलग अवधारणा है। डेविल वर्ल्ड का इतिहास हमारे प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के इतिहास से कमतर नहीं है। डेविल वर्ल्ड की गहराई में कुछ पुराने राक्षस हैं जो कई वर्षों से बिना रुके घूमते हैं, इसलिए आपको पूरी तरह सावधान रहना चाहिए। थोड़ा भी मारोगे तो भी नहीं चलेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम हमारे ये वंश के एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। शैतान जाति के हाथों मरना इसके लायक नहीं है। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। आपको याद रखना चाहिए, डेविल वर्ल्ड में प्रवेश करने के बाद आवेगी मत बनो, क्योंकि यह आपके द्वारा पहले अनुभव किए गए अनुभव से बिल्कुल अलग है। हालांकि आप पहले भी डेविल वर्ल्ड में रह चुके हैं, वह हमारे ये कबीले और डेविल वर्ल्ड के बीच की सीमा के पास था। दानव कबीले के हाथों मरना इसके लायक नहीं है। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। उसने कभी भी दानव कबीले के आतंक को कम नहीं आंका था, न ही उसने इसे कम आंकने की हिम्मत की थी। एक भयानक कबीला था जिसने एक बार स्वर्ग और प्राचीन बेरेंस महाद्वीप पर विजय प्राप्त की थी। ऐसे कबीले से सावधान रहना कभी भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था। मास्टर, जब मैं इस बार वापस आया तो मैंने ओल्ड ये को क्यों नहीं देखा? ये ज़िवेन ने पूछा। सांस। यह बोलते हुए ये ज़ेंटियन के चेहरे पर भी थोड़ी उदासी दिखाई दी। उन्होंने कहा, ओल्ड ये का जीवनकाल समाप्त हो रहा है। वह ये कबीले में मरना नहीं चाहता। अब जब दानव कबीले पर आक्रमण हो रहा है तो वह पहले से ही दानव कबीले में अपनी लड़ाई लड़ चुका है। वह तब तक लड़ना चाहता है जब तक अंतिम क्षण। शायद इस बार जब आप दानव कबीले में जाएंगे तो आपको ओल्ड ये को फिर से देखने का अवसर मिलेगा। ये ज़िवेन खुद को चौंकाए बिना नहीं रह सकी। ओल्ड ये वास्तव में अकेले दानव कबीले में अपनी लड़ाई लड़ी। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपने दिल में सच्ची प्रशंसा की भावना महसूस कर रहा था। अंतिम क्षण तक मानव वंश के लिए लड़ने के लिए ऐसी वीर भावना किसके पास हो सकती है? फिर जाओ और अच्छी तरह से तैयारी करो। मैं बाद में इंपीरियल कोर्ट भी जाऊंगा। मुझे लड़ने के लिए एक टीम का नेतृत्व करना पड़ सकता है। ये ज़ेंटियन ने कहा। गुरु, फिर शिष्य पहले छुट्टी लेगा। ये ज़िवेन घूमा और नंबर 1 गुप्त दायरे में लौट आया। अब तक, हालांकि उसने लंबे समय तक दिव्य क्षेत्र में प्रवेश किया था, वह नंबर 1 गुप्त क्षेत्र में रह रहा था। वह दूर जाने के लिए बहुत आलसी था। वह अभी भी स्वर्ग के गुप्त क्षेत्र में सीधे जाने और सीधे नंबर 1 गुप्त क्षेत्र से गुजरने से पहले कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करना चाहता था। और स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकताएं कम से कम दिव्य क्षेत्र का चौथा स्वर्ग था। यदि कोई शीर्ष स्थान पर कब्जा करना चाहता है तो उसे कम से कम दिव्य क्षेत्र का 7वां स्वर्ग होना चाहिए। यहां तक कि दिव्य क्षेत्र के स्वामी का भी अपना क्षेत्र था। नंबर 1 गुप्त दायरे में लौटने के बाद ये ज़िवेन ने तुरंत बंद करना शुरू कर दिया और नंबर 1 गुप्त दायरे को सील कर दिया। फिर उसने रॉक का अंडा निकाला। जैसे ही रॉक अंडे को बाहर निकाला गया, नंबर 1 गुप्त क्षेत्र तुरंत हवा और पानी के सभी प्रकार के कानूनों से भर गया। वे आपस में जुड़ गए और एक विशाल ताबीज बना और फिर आकाश में उड़ गए। ये ज़िवेन ने भी कुछ हिचकिचाहट के साथ रॉक के अंडे को देखा। रॉक अंडा स्वाभाविक रूप से बहुत प्रभावशाली था, लेकिन साथ ही इस रॉक अंडे को हैच करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा केवल एक खगोलीय आंकड़ा था। पहले रॉक ने 99 ड्रैगन वेन्स को पकड़ा और दिन रात आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की। 9 चरम सीमाओं की संख्या के अलावा यह बिल्कुल अकल्पनीय था कि ऐसा जीवन रचा जा सकता है। और अब रॉक अंडा उसके द्वारा वापस लाया गया था, लेकिन आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा उसे नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। अगर इसकी खेती ये परिवार द्वारा की जाती तो एक रास्ता हो सकता था, लेकिन अगर यह ये ज़िवेन होता तो यह वास्तव में थोड़ा नुकसान में था। उस समय चाहे कुछ भी हो, चूंकि रॉक अंडा पहले से ही उसके हाथों में था, उसे जाने देने का कोई कारण नहीं था। वह अभी के लिए केवल जबरन पकड़ सकता था।
सौभाग्य से पहले उन्होंने 5 एलिमेंट सुप्रीम की हवेली से सैकड़ों छोटे स्पिरिट क्रिस्टल वेन्स प्राप्त किए, जो कि कुछ समय के लिए समर्थन के लिए पर्याप्त होने चाहिए। हालांकि वह नहीं जानता था कि इसके फूटने में कितना समय लगेगा, वह अभी के लिए ऐसा कर सकता था। और जैसे जैसे उसके शरीर में मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष बढ़ता गया, आध्यात्मिक ऊर्जा की मांग भी बढ़ती रही। मूल रूप से समर्थन करने वाली ड्रैगन नस लंबे समय से समाप्त हो गई थी, और इस समय यह उन स्पिरिट क्रिस्टल नसों पर भी इसका समर्थन करने के लिए निर्भर थी। ये सभी आध्यात्मिक ऊर्जा के बड़े भक्षक थे। ये ज़िवेन के पास चाहे कितनी भी संपत्ति क्यों न हो, उसे डर था कि वह उन सभी को बचा नहीं पाएगा। हालांकि ये दोनों ये ज़िवेन के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे, इसलिए चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, वह केवल पकड़ में रह सकता था। हालांकि ये ज़िवेन अभी भी रॉक अंडे को हैचने में असमर्थ था, लेकिन वह पहले से ही एक मास्टर सर्वेंट अनुबंध स्थापित कर सकता था। स्वाभाविक रूप से अंडे की स्थिति से शुरू करना बहुत आसान था। यह वयस्क रॉक से पूरी तरह से अलग अवधारणा थी, और समय ये ज़िवेन के निरंतर बलिदान प्रशिक्षण की प्रक्रिया में आधा साल चुपचाप बीत गया। आधे साल बाद बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहे ये ज़िवेन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने कुनपेंग का एक अंडा ऊपर नीचे फुदक रहा था। अंडे पर लगातार अनगिनत रन दिखाई दे रहे थे। उसी समय अंडे की सतह पर प्रतिबंध दिखाई दिए, अंडे के जीवन में गहराई से प्रवेश किया। ये ज़िवेन ने जानवरों को काबू में करने की तकनीक से ये प्रतिबंध लगाए थे। ये ज़िवेन ने आखिरकार राहत की सांस ली। आधे साल के बाद उसने आखिरकार युवा कुनपेंग के शरीर में प्रतिबंध लगा दिया। अब भले ही कुनपेंग का जन्म हुआ हो, उसे उसके साथ विश्वासघात करने की चिंता नहीं करनी होगी। जानवरों को काबू करने की जो तकनीक येमो ने उन्हें दी थी, वह जानवरों को काबू करने की सबसे शक्तिशाली तकनीक थी। इस एनिमल टैमिंग तकनीक ने सामान्य एनिमल टैमिंग तकनीक की तरह आत्मा जानवर के दिमाग और चेतना को नहीं दबाया, इसे कठपुतली में बदल दिया। इसके बजाय इसने उसके अवचेतन को प्रभावित किया। यहाँ तक अगर यह बड़ा हो जाता है, तब भी यह एक अद्वितीय जानवर होगा जो दुनिया को हेय दृष्टि से देखता है। लेकिन अपने अवचेतन में ये ज़िवेन को अपना सबसे करीबी व्यक्ति मानेगा और उसकी बात सुनेगा। यह जानवरों को काबू में करने की तकनीक का सबसे शानदार हिस्सा था जो येमो ने ये ज़िवेन को दिया था। ऐसा कहा जाता था कि यह कभी बीस्ट गॉड की तकनीक थी, जो बाद में येमो के गुरु के हाथों दुखद रूप से मर गया। जानवरों को काबू करने की यह तकनीक स्वाभाविक रूप से ये ज़िवेन के हाथों में आ गई। एक और आधे साल के बाद आखिरकार इंपीरियल कोर्ट टॉप्स और रैंकिंग का समय आ गया है। तो ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, बिल्कुल सही समय पर। यदि येमो जल्द से जल्द ठीक होना चाहता है, तो यह सबसे अच्छा है अगर वह दानव मांस को अवशोषित कर ले, तभी वह जल्द से जल्द ठीक हो सकता है। यह सोचकर ये ज़िवेन ने संकोच नहीं किया और तुरंत सभा स्थल पर पहुंचे। इस बार ये परिवार के कुल 5 लोगों ने शीर्ष 100 रैंकिंग में प्रवेश किया। ये कून के प्रिय के अलावा ये लुवान, ये क्यूओंग, ये जुकोंग, ये कियान, ये ज़िवेन और अन्य थे। जब ये ज़िवेन पहुंचे तो ये क्यूओंग और ये जुकोंग अभी पहुंचे थे। छोटे भाई, तुम फिर से सुधर गए। ये क्यूओंग ने ये ज़िवेन को कुछ आश्चर्य से देखा। कितना समय हो गया था और वह फिर से सुधर गया था। क्या वह पहले ही आकाश क्षेत्र 5वें आकाश में प्रवेश कर चुका था? वरिष्ठ वह है जो तेजी से सुधार हुआ है। ये ज़िवेन ने देखा कि ये क्यूओंग ने स्पष्ट रूप से आकाशीय क्षेत्र के 8वें आकाश में कदम रखा था। किसी को पता होना चाहिए कि 2 साल से अधिक समय पहले वह आकाशीय क्षेत्र के केवल 6ठे आसमान पर था। अब वह लगातार 2 स्तरों को पार कर चुका था। उसकी प्रगति धीमी नहीं थी। मुझे किलिन के दिल की मदद मिली है, इसलिए बेशक मेरा सुधार तेज है। यह कुछ भी नहीं है। क्या जूनियर वास्तव में तेज है? ये क्यूओंग ने बेपरवाही से कहा। ये ज़िवेन ने ये जुकोंग को देखा। इस समय ये जुकोंग ने दिव्य क्षेत्र के 7वें स्तर में भी कदम रखा था। 2 वर्षों के भीतर उसने उस दायरे को स्थिर कर दिया था जिसे उसने अभी तोड़ा था और अपनी साधना को दिव्य क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचाया था। उन्हें नई पीढ़ी का नेता कहा जा सकता है। बेशक ये ज़िवेन और ये क्यूओंग के साथ तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। ये क्यूओंग को किलिन के दिल की मदद मिली थी, जबकि ये ज़िवेन ने कई लड़ाइयों का अनुभव किया था। अन्यथा परिणाम ये जुकोंग के समान होगा। ये क्यूई, ये और करेंगे, विल ये और साल और करेंगे और नीचे का दोनों ने सिर हिलाया। जब वे बात कर रहे थे, ये कियान प्रकाश की किरण पर आया। उसके सफ़ेद वस्त्र हवा में लहरा रहे थे, जिससे वह एक परी की तरह लग रही थी। उसके चारों ओर की ठंडी आभा और भी मजबूत थी। यह ऐसा था जैसे उसने स्नो जेड तलवार को पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया हो। वह पहले से बिल्कुल अलग थी। उस समय ये कियान ने स्नो जेड तलवार को बमुश्किल परिष्कृत किया था। अब वह मूल रूप से तलवार के साथ एक होने के स्तर तक पहुंच गई थी। वह पहले से बिल्कुल अलग थी। ये कियान के बाद बेबातियन और ये लुवान आखिरकार आ गए। वह बेहद खूबसूरत महिला थीं।
उसने चमकीले पीले रंग की पोशाक पहनी थी और बहुत आकर्षक लग रही थी। ये लुवान भी ये परिवार में बहुत लोकप्रिय थी। वो ये कियान से भी ज़्यादा लोकप्रिय थी। से भी ज़्यादा लोकप्रिय थी। आखिरकार ये कियान पिछले 2 वर्षों में ही बड़ा था। लोकप्रियता के मामले में उसकी तुलना ये लुवान से नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा 5 अत्याचारियों में ये लुवान अकेली महिला थी। कई सालों से ये लुवान ये परिवार के कई युवकों का सपना प्रेमी था। ये कुंग उनके साथ नहीं गए। आखिरकार ये कुंग और ये कियोंग और ये जिवेन के बीच संबंध बहुत खराब थे। चूंकि हर कोई यहाँ है, चलो चलते हैं। हम वांग टिंग के पास जाने के लिए सबसे पहले कबीले के टेलीपोर्टेशन चैनल का उपयोग कर सकते हैं। ये कियोंग ने उन 4 लोगों को देखा जो पहले ही आ चुके थे। हालांकि इस बार ये कबीले के केवल 5 लोग रॉयल कोर्ट की ओर बढ़ रहे थे। वे निश्चित रूप से ये कबीले में फसल की मलाई थे। इस समय हर कोई ये परिवार के टेलीपोर्टेशन चैनल पर पहुंचा। मूल रूप से वांग टिंग के लिए ये परिवार के टेलीपोर्टेशन चैनल का अक्सर उपयोग नहीं किया जाता था, क्योंकि बहुत कम लोग इसका उपयोग वांग टिंग के पास जाने के लिए करते थे। हालांकि दानव जाति के आक्रमण के साथ यह टेलीपोर्टेशन चैनल अचानक ये परिवार के लिए वांग टिंग के विशेषज्ञों के साथ संवाद करने का एकमात्र तरीका बन गया। मुझे उम्मीद है कि इस बार आप ये परिवार के लिए भी गौरव हासिल करेंगे। उनके लिए टेलीपोर्टेशन चैनल खोलने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसके सफ़ेद बाल और एक युवा चेहरा था। वह बहुत जोशीला लग रहा था। हालांकि ये जिवेन देख सकता था कि इस बूढ़े व्यक्ति की साधना अथाह थी। वह एक खगोलीय विशेषज्ञ भी था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। दानव जाति की उपस्थिति के साथ न केवल ये परिवार बल्कि मानव जाति की सभी प्रमुख ताकतों में भी काफ़ी संख्या में शक्तिशाली विशेषज्ञ थे जिनके बारे में पहले किसी ने नहीं सुना था। धन्यवाद। ये जिवेन ने अपने हाथ जोड़े और फिर दूसरों के साथ टेलीपोर्टेशन चैनल में कदम रखा। अगर कोई आम इंसान होता तो वो अंतरिक्ष में होने वाले बदलावों को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाता। हालांकि उपस्थित कुछ लोग सभी अत्यंत शक्तिशाली आकाशीय विशेषज्ञ थे। अंतरिक्ष की ताकत के बारे में उनकी समझ भी हर किसी की कल्पना से परे थी। अचानक उन सभी ने अंतरिक्ष में एक पागल शक्ति को चीरते हुए महसूस किया। जब टेलीपोर्टेशन चैनल सक्रिय हुआ तो अंतरिक्ष के लगभग सभी नियम एक साथ प्रकट हुए। ये जिवेन अपने विचारों में डूब गया और अंतरिक्ष के इस प्रकट नियम को ध्यान से महसूस किया। यह एक दुर्लभ अवसर था। ये कियोंग और अन्य लोगों ने देखा कि ये जिवेन वास्तव में इस समय साधना कर रहे थे और वे थोड़ा भावुक हुए बिना नहीं रह सके। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी कम उम्र में भाई ये जिवेन की इतनी साधना हो गई। उन्होंने एक उभरते हुए सितारे के रूप में हमारे साथ पकड़ बना ली है। यह अकारण नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि अगर वे ये जिवेन की जगह होते तो वे इस तरह की उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते। हालांकि इससे पहले कि ये जिवेन इसे बहुत देर तक महसूस कर पाता, ये जिवेन और अन्य जल्द ही वांग टिंग के पास पहुंच गए। अचानक आध्यात्मिक क्यूई की एक लहर ने उनके चेहरे पर प्रहार किया। यह स्थान वांग टिंग में ये परिवार का संपर्क बिंदु था। आकाश में शक्तिशाली विशेषज्ञ हर जगह उड़ रहे थे, दानव जाति से लड़ने के लिए वांग टिंग की गहराई में दरार की ओर भाग रहे थे। वांग टिंग के कई आंकड़े भी सामने आ रहे थे। उनमें से कई दानव जाति के साथ युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस समय ये परिवार के एक मध्यम आयु वर्ग के वरिष्ठ ने आकर कहा, क्या आप कुछ ऐसे हैं जो शीर्ष 100 की सूची के लिए इस बार की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हमारे ये परिवार का प्रतिनिधित्व करेंगे? यह मध्यम आयु वर्ग के वरिष्ठ कवच पहने हुए थे और एक सैनिक की आभा एक नज़र में देखी जा सकती थी। जाहिर है उन्होंने पूरे साल वांग टिंग की रक्षा की और ये परिवार के सामान्य विशेषज्ञों से अलग थे। सेना में पैदा हुए इस तरह के विशेषज्ञ ने अनुशासन और टीम वर्क पर अधिक ध्यान दिया। हाँ, ये क्यूओंग ने आगे बढ़कर कहा, फिर तुम सब मेरे साथ आओ। ये परिवार के मध्यम आयु वर्ग के वरिष्ठ ने कहा। फिर वह सीधे अंदर आया और मौके पर ही गायब हो गया। यह वास्तव में 9वें स्तर का आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ भी था। किसी ने और रुकने की हिम्मत नहीं की और वे जल्दी से उसके पीछे हो लिए। जल्द ही वे एक विशाल तैरते हुए पहाड़ के सामने पहुंचे। हालांकि यह एक तैरता हुआ पहाड़ था, लेकिन यह पहाड़ बेहद विशाल था। दूर से यह सैकड़ों हजारों फीट ऊंचा था और 1 लाख किलोमीटर से अधिक का दायरा था। यह एक छोटे से महाद्वीप की तरह था। जब सब लोग पहुंचे तो ये परिवार का अधेड़ उम्र का व्यक्ति कवच में पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। इस समय सभी ने ऊपर देखा। आकाश में वे अत्याचारी आकृतियां देख सकते थे और यहां तक कि उनके प्रभामंडल को भी महसूस कर सकते थे। दिव्य लोक का शक्तिशाली प्रभामंडल इस स्थान पर सड़ी गोभी के समान था। वे हर जगह थे और किसी भी चीज की गिनती नहीं करते थे। जहां वे थे वहां से ज्यादा दूर नहीं एक भयानक बड़ी दरार थी। राक्षसी क्यूई पूरे आकाश में फैल रही थी और दूर से युद्ध की अनगिनत चीखें सुनी जा सकती थीं। हर कोई आसमान को टूटते हुए और फिर प्रतिबंध द्वारा पूरी तरह से मरम्मत होते हुए भी देख सकता था। यह हैरान कर देने वाला दृश्य था। यह मानव जाति और शैतान जाति के बीच सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र था।
इस शून्य में इंपीरियल कोर्ट की स्थापना का मूल उद्देश्य शैतान जाति को दबाने और उन्हें संगठित होने से रोकना था। ये ज़िवेन की नज़र बेहतरीन थी। वह हर जगह अपनी पीठ पर पंखों के साथ महान शैतान कबीले के सैनिकों को भी देख सकता था। उन्होंने गठन किया था और इंपीरियल कोर्ट की रक्षात्मक रेखा पर हमला कर रहे थे। ग्रेट डेविल कबीला डेविल वर्ल्ड में तोपों का चारा होने के लिए भी प्रसिद्ध था। वे अन्य कुलों की तरह कमजोर नहीं थे, हालांकि वे अन्य 8 शाही कुलों की तरह कम नहीं थे। वे ग्रेट डेविल कबीले की कमान के तहत इंपीरियल कोर्ट की रक्षात्मक रेखा पर लगातार हमला कर रहे थे। ग्रेट डेविल कबीले के अलावा अन्य शैतान कुलों के आंकड़े भी एक के बाद एक सामने आए। असुर वंश, मूल शैतान वंश, रक्त वंश, छिपा हुआ शैतान वंश और यहां तक कि मायावी पतित देवदूत कबीले भी बेहोश थे। शैतान जाति के सभी प्रकार के युद्ध उपकरण भी थे। युद्ध के जानवर दहाड़ रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। पूरा दृश्य असाधारण रूप से शानदार था। हजारों लोगों का जमावड़ा पहले से ही इतना भव्य था कि कोई इसका अंत नहीं देख सकता था। इसके अलावा यह अज्ञात था कि कितने शैतान थे। यह बहुत भयानक था। इस समय शून्य के माध्यम से एक सिलहुट बह गया। यह अपने साथ तारों का प्रकाश लेकर आया जिसने आकाश को भर दिया। क्या ये इस बार आपके ये कबीले के नए लोग हैं? टस्क टीस्क, यह ज्यादा नहीं दिखता है। इसके बाद शून्य से उन्मत्त हंसी की एक श्रृंखला सुनाई दे रही थी। आसमान में बिखरी तारों की रोशनी बिखर गई और ये ज़िवेन ने एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। वह कवच धारण किए हुए था। उसका कवच तारों की रोशनी से खिल उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई अंतहीन आकाशगंगा हो। उसके पीछे 2 सुंदर पुरुष और एक सुंदर स्त्री चल रही थी। युवक की उम्र करीब 30 साल थी। वह युवा सुंदर और आकर्षक रूप रंग का था। महिला स्टार रेत से बने एक लंबे बागे में लिपटी हुई थी बला की खूबसूरत। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर कोई आकाशगंगा प्रकट हो गई हो। जाओ वुजिन, देखते हैं कि क्या तुम जीने से थक गए हो। तुम मेरे सामने इधर उधर घूमने की हिम्मत करते हो। इस समय मध्यम आयु वर्ग के सामान्य उपनाम ये ने कहा। तुम्हारा गुस्सा अब बहुत बढ़ गया है, लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे लायक हो? तारों भरे कवच में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। क्या तुम झगड़ना चाहते हो? ने ठंडेपन से कहा। तारकीय कवच में मध्यम आयु वर्ग के जनरल मुस्कुराए और कहा, यह शीर्ष 100 की सूची के लिए ये कबीले का प्रतियोगी है। टीएस, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा नहीं है। आपके लिमिटलेस स्टार पैलेस से केवल 3 लोगों ने शीर्ष 100 की सूची में प्रवेश किया है, लेकिन हमारे ये कबीले में 6 हैं। केवल यहाँ अकेले 5 हैं। ने तिरस्कारपूर्वक कहा। संख्या के संदर्भ में ये वंश ने असीमित स्टार पैलेस के लोगों को पूरी तरह से दबा दिया था। तो क्या हुआ अगर आपके पास और लोग हैं? हालांकि हमारे लिमिटलेस स्टार पैलेस में केवल 3 लोग हैं, हमारा ली गोआंगचांग शीर्ष स्थान के लिए एक होनहार प्रतियोगी है। वह अकेला ही आप सभी के खिलाफ लड़ने के लिए काफी है, दूसरों का जिक्र नहीं। आप में से केवल ये कूंग ही हैं। मैंने उसे अभी देखा। टीएसके, वह बहुत छोटा है लेकिन उसकी साधना काफी अच्छी है। वह आपके साथ क्यों नहीं आया? झाओ वुजिन ने कहा। उसके लहजे से यह स्पष्ट था कि वह ये वंश के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। शीर्ष स्थान के लिए लड़ें। शीर्ष स्थान जीतने तक प्रतीक्षा करें। ने ठंडेपन से कहा। टस्क, तुम बस इतने ही हो। तुम नहीं समझते कि शीर्ष स्थान के लिए लड़ने का क्या मतलब है। झाओ वुजिन ने गर्व से कहा। मुझे मत बताओ कि तुम नहीं समझते। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने अतीत में शीर्ष 100 की सूची में प्रवेश किया था। इस समय एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। सभी ने देखा और देखा कि जिस व्यक्ति ने बात की थी वह कोई और नहीं बल्कि एक शिवेन थी। इस समय झाओ वुजिन का चेहरा तुरंत उदास हो गया था क्योंकि इससे उसके गले में दर्द हो गया था। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शीर्ष स्थान के लिए लड़ने का क्या मतलब है। क्या आपको लगता है कि आप, जो अतीत में शीर्षों की सूची में भी शामिल नहीं हुए थे, समझे? अचानक हंसी में फूट पड़ा और उसने ये ज़िवेन को बहुत अधिक सुखद तरीके से देखा। मूल रूप से उसने इन बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। युवा स्वामी जो एक ग्रीनहाउस में पले बड़े थे, भले ही उनकी खेती उसके अपने से बहुत कम न हो और जल्द ही उससे आगे निकल जाए, लेकिन उसने फिर भी ऐसा सोचा। हालांकि ये ज़िवेन और अन्य स्वाभाविक रूप से यह नहीं कह सकते थे कि वे एक ग्रीनहाउस में पले बड़े थे और उन्होंने खून नहीं देखा था, लेकिन उन्हें पता था कि उनकी तुलना उनके साथ नहीं की जा सकती, जो शैतान जाति के युद्ध के मैदान से आए थे। यह उनके दिल में सबसे बड़ा गर्व था। ठीक उसी तरह जिस तरह वांग परिवार के 13 आयरन ब्लड ईगल कैवेलरी ने अपने साथियों को अपने साथियों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए देखा था। फिर भी वे मूल रूप से 1000 से अधिक शीर्ष प्रतिभाओं का जमावड़ा थे और दानव दुनिया में लड़ने के बाद जो बने रहे वे निश्चित रूप से कुलीन वर्ग के कुलीन थे। वे अब अपने साथियों के समान स्तर पर नहीं थे। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि उन्हें इंपीरियल कोर्ट स्ट्रगल में भाग लेना था, तो वे शायद ही कभी अपने साथियों के साथ बातचीत करते। यह 2 पूरी तरह से अलग दुनिया की तरह था। एक तरफ एक खूनी और उग्र अभियान था और एक को युद्ध के मैदान में मौत से बचना था।
दूसरी ओर अपेक्षाकृत कम क्रूरता थी, लेकिन संसाधन अधिक थे। यह एक नज़र में लगभग स्पष्ट था। ये ज़िवेन और अन्य लोगों को युद्ध के मैदान का लगभग कोई अनुभव नहीं था। हालांकि ये क्युओंग, ये लुवान और अन्य लोगों ने भी कई अभियानों में भाग लिया था, लेकिन उन्हें अभी भी सैनिक नहीं माना जा सकता था। हालांकि इस समय उसके मन में ये शिवेन के लिए सम्मान का एक नया स्तर था। अचानक झाओ वुजिन का रंग बदल गया। शीर्ष 100 की सूची में शामिल न हो पाने का उनके दिल में हमेशा एक मलाल था। आखिरकार मानव जाति में अनगिनत प्रतिभाएं थीं और उनमें से कुछ ही शीर्ष 100 की सूची में आ सकीं। आप कौन हैं? हम बात कर रहे हैं और आपको बीच में बोलने का अधिकार नहीं है। ये ज़िवेन के शब्दों ने उसके रहस्य को उजागर कर दिया था और झाओ वुजिन अचानक उग्र हो गया। उसने ये शिवेन को एक अत्यंत दयनीय दृष्टि से देखा। मैं कौन हूं? तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। ये ज़िवेन ने अपना सिर हिलाया और झाओ वुजिन की ओर उदासीन भाव से देखते हुए कहा, हमारे ये कबीले में इस बार 6 लोग थे और यह एक कौशल नहीं माना जाता है। क्या आप कह रहे हैं कि 3 लोगों के होने से आपको एक कौशल माना जाता है? क्या मजाक है? यह किस तरह का तर्क है? यह सही है। अगर हम कुछ नहीं हैं तो आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? ये क्युओंग ने भी पीछा किया। क्या मज़ेदार तर्क है। ये ज़ुकोंग ने भी अपना मुंह खोला और उपहास के साथ कहा। इस समय वुजी स्टार पैलेस के 3 लोगों के चेहरे पर बेहद भद्दे भाव थे। मूल रूप से वे ये कबीले का मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इसके बजाय ये ज़िवेन उनका मजाक उड़ाएगा। आपके पास एक तेज जीभ है। देखते हैं कि आप वास्तव में क्या करने में सक्षम हैं। इस समय चिरस्थायी सितारा महल की खूबसूरत महिला अचानक चली गई। वह अचानक अपनी हथेली से टकराए और उसे शून्य से नीचे पटक दिया। मात्र 5वें स्तर का स्काई रियल्म कल्टीवेटर इतना अहंकारी होने का साहस करता है। शून्य मौके पर ही ढह गया जैसे कि वह कागज का बना हो। क्यूई सभी दिशाओं में बह रही थी और अनंत तारों का प्रकाश एक पल में ये ज़िवेन की दिशा में गिर गया, सीधे उसे घेर लिया। यह खूबसूरत महिला वास्तव में आकाश क्षेत्र के 8वें स्तर की शीर्ष विशेषज्ञ थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी घमंडी थी और उसे ये कबीले की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये कबीले के लोगों में केवल ये क्युओंग अभी अभी आकाश क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंचा था। ये जुकोंग और ये कियान केवल आकाश दायरे के 7वें स्तर के शिखर पर थे। उसकी राय में वे उसके लिए बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। इसके अलावा ये ज़िवेन आकाश दायरे के केवल 5वें स्तर पर थी। इस तरह की खेती उनकी नज़र में कुछ भी नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कियू के हाव भाव अचानक बदल गए। वह यकायक आग बबूला हो गया। इस महिला ने वास्तव में उसके सामने हमला करने का साहस किया। वो हमला करने ही वाला था, लेकिन अचानक ये क्युओंग को कुछ कहते सुना, इसलिए उसने हमला करना जारी नहीं रखा। उस बड़े हाथ का सामना करते हुए जो सीधे नीचे गिर गया, ये शिवेन की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली। उसने एक हाथ से थप्पड़ मार दिया। बड़े सुनहरे हाथ से सीधे एक सुनहरा ज्वार निकला जिसने आकाश को भर दिया। इसकी गति बिल्कुल भी कम नहीं थी और इसने हमले का सामना किया। बूम! जोर की गर्जना के साथ दोनों बड़े हाथ आपस में टकरा गए। तारों की रोशनी और दिव्यता की सुनहरी लहरें आपस में टकराईं, सीधे लहरों से भरे आकाश को तोड़ते हुए। हवा की एक भयानक लहर एक पल में बह गई। यह एक चौंकाने वाली टक्कर थी। ये ज़िवेन का फिगर थोड़ा सा हिल गया, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिला। इसके विपरीत दूसरी तरफ सुंदर महिला मौके पर कुछ कदम पीछे हट गई। अविश्वास में एक शिवेन को देखते हुए उसके चेहरे पर कुछ डरावनी अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में स्काई रियल्म के 5वें स्तर पर एक बच्चे द्वारा वापस हिलाया गया था। यह अविश्वसनीय था। क्या वह वास्तव में आकाश क्षेत्र के 5वें स्तर पर ही था? ये ज़िवेन ने उपहास किया और कहा, यह तुम्हारी पूरी ताकत है। टस्क, ज्यादा नहीं। आकाश क्षेत्र के 8वें स्तर में केवल इस तरह की ताकत है। क्या ऐसा हो सकता है कि चिरस्थायी सितारा महल के योद्धा इतने कमजोर हों? उद्धरण चिन्ह। तुम। सुंदर स्त्री तुरंत आग बबूला हो गई। असल में उसे कमजोर कहा जा रहा था। एक स्वाभिमानी महिला के रूप में उसे इस तरह का अपमानित किया गया था। यह केवल एक बड़ा अपमान था और यह स्काई रियल्म के 5वें स्तर पर एक व्यक्ति द्वारा भी किया गया था। यदि ये क्युओंग था जो आकाश क्षेत्र के 8वें स्तर पर था तो ऐसा ही हो, लेकिन वह आकाश दायरे के 5वें स्तर पर ही था। लेकिन ये शिवेन के शब्दों को सुनने के बाद वह क्षण भर के लिए अवाक रह गई। और इस समय ये क्युओंग, ये ज़ुकोंग और ये कियान अपनी हंसी को रोकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। वे स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से जानते थे कि ये शिवेन आकाश दायरे के 5वें स्तर पर थी। उसकी तुलना आम लोगों से कैसे की जा सकती है? स्काई रियल्म के 5वें स्तर पर साधारण लोग शायद उसके एक मुके का सामना करने में भी सक्षम नहीं होंगे। और ये तूने भी उसकी ओर अविश्वास से देखा, मानो उसे विश्वास ही न हो रहा हो। आकाश क्षेत्र का 5वां स्तर वास्तव में आकाश क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक मास्टर के खिलाफ लड़ सकता है।
इस समय वह आखिरकार समझ गया कि ये शिवेन वास्तव में इंपीरियल कोर्ट प्रतियोगिता में भाग क्यों ले सकता है। पहले जब उसने सुना कि ये जिवेन 10वें क्षेत्र का चैंपियन था तो उसने उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार 10वें क्षेत्र में कई ढीले अभ्यासी थे, 10वीं दुनिया का चैंपियन कुछ भी नहीं था। इस समय उसे अंततः एहसास हुआ कि वह वास्तव में गलत था। ये जिवेन शायद सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि 10वें दायरे में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वह असली सौदा था। धत्तेरी की सुंदरी बार बार कुपित हुई। उसके शरीर पर आभा एक जोर की गड़गड़ाहट के साथ परत दर परत हलकों में बह गई। अभी भी लड़ना चाहते हैं? यदि आप करते हैं तो मैं अब आपके प्रति विनम्र नहीं रहूंगा। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उनकी अभिव्यक्ति भी ठंडी हो गई। हुश, चिरस्थायी सितारा महल की खूबसूरत महिला एक पल में गायब हो गई। जब वह फिर से प्रकट हुई तो वह पहले से ही एक शिवेन के सामने थी और उसकी हथेली एक शिवेन के चेहरे की ओर फिसल गई। बूम! पूरा शून्य तुरंत ढह गया और भयानक शक्ति एक शिवेन की दिशा में फैल गई, तुरंत इसे तोड़ दिया। ये शिवेन भी इस समय चली गई थी। एक पल में उसने एक मुक्का मारा और भयानक मुट्ठी ऊर्जा शून्य में बह गई, तार की ऊर्जा से टकराकर जिसने आकाश को ढक लिया। बूम! आकाश को ढकने वाली तार की ऊर्जा मुट्ठी की ऊर्जा से टकराए और इस समय ये जिवेन भी सहन नहीं कर पाए। हथेली की ऊर्जा को अपनी मुट्ठी से रोकने के बाद उसने तुरंत एक और मुक्का मारा, सीधे उसके सिर की ओर। एक पल में ये जिवेन की सुनहरी मुट्ठी शून्य की परतों में घुस गई, सीधे उसकी ओर। अच्छा नहीं है, उस सुंदर महिला ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसकी आंखें डरावनी थीं, उसे उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन की गति इतनी तेज होगी। वास्तव में वह बिजली की तरह तेज था। वास्तव में वह पहले ही एक पल में उसके सामने आ गया था। यह स्पष्ट रूप से वह थी जिसने पहले हमला किया था, लेकिन परिणाम यह था कि बाद में हमला करने वाली ये जिवेन पहले पहुंची। उसने न केवल उसके मुक्के को रोका, बल्कि उसने तुरंत पलटवार भी किया। हुश! एक और आकृति ने छलांग लगाई और एक राक्षसी तार की ऊर्जा ने आकाश को ढक लिया। यह आकाशीय क्षेत्र के 8वें स्तर पर हमला करने वाला दूसरा पुरुष था और उसकी ताकत महिला की तुलना में थोड़ी अधिक अत्याचारी थी। वह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था और उसकी हथेली की ऊर्जा मौके पर ही समा गई। सही समय पर ये जिवेन की आंखें चमक उठीं और वो जोर से चिल्लाया। न केवल वह पीछे नहीं हटे, बल्कि इसके विपरीत वह आगे बढ़े। ये जिवेन का हमला बेहद तेज था। बिजली की तरह उसने सीधे दो लोगों की ओर मुट्ठी की छाया से भरे आकाश को उड़ा दिया। टकराना, टकराना, टकराना! तीनों लोगों ने एक पल में सैकड़ों वार किए और एक बड़ी गर्जना सीधे फैल गई। थम्प थम्प थम्प! लिमिटलेस स्टार पैलेस के दो लोग बार बार पीछे हटे। आखिर बड़ी मुश्किल से वे रुके। उन्होंने एक शिवेन को अपनी आंखों में अतुलनीय डरावनी दृष्टि से देखा। उनके लिए यह बस एक चमत्कार था। यह बिल्कुल असंभव था। जब वे सेना में शामिल हुए तो उन दोनों को वास्तव में एक शिवेन ने खदेड़ दिया था। ये जिवेन का शरीर हिंसक रूप से हिल गया, लेकिन वह पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं हुआ। एक नज़र में ही साफ हो गया था कि कौन जीता और कौन हारा। क्या लिमिटलेस स्टार पैलेस केवल इस स्तर पर है? यह बहुत ज्यादा नहीं दिखता है, ये जिवेन ने एक उपहास के साथ कहा। लिमिटलेस स्टार पैलेस के 3 लोगों के चेहरे और भी बदसूरत हो गए। वे ये जिवेन से हार गए थे और उनके द्वारा उनका मजाक भी उड़ाया गया था। यह बस एक बड़ा अपमान था, एक बड़ा अपमान। हालांकि अगर वे वास्तव में लड़े तो वे एक शिवेन से नहीं डरेंगे, उनके पास अपने तुरुप के पत्ते थे। लेकिन अब जब वे एक के खिलाफ 2 थे और अभी भी नुकसान में थे, तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता था कि उन्होंने अपना चेहरा खो दिया था। खासकर कि झाओ वुजिन, इस समय उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया था। अभी अभी उसने अहंकारपूर्वक कहा कि ये वंश लिमिटलेस स्टार पैलेस के लोगों जितना अच्छा नहीं था। अब बस एक पल में उसके चेहरे पर एक शिवेन ने इस तरह से बेरहमी से थप्पड़ मारा। क्या उसने नहीं कहा कि लिमिटलेस स्टार पैलेस के लोग अद्भुत थे? वे केवल इतने ही थे। इस समय ये कबीले के अन्य लोगों ने उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं की। स्काई रियलम का मात्र 5वां स्तर वास्तव में 2 लोगों के खिलाफ एक पंक्ति में लड़ सकता है और नुकसान में नहीं हो सकता है। अकेले दूसरों को छोड़ दें। दूसरों की ओर निगाहें अचानक भयभीत हो गईं। हालांकि वे स्पष्ट रूप से नहीं जानते थे कि ये जिवेन की युद्ध क्षमता को इस दायरे से नहीं आंका जा सकता। अंत में झाओ वुजिन ने ये जिवेन को नफरत भरी नजरों से देखा और ठंडेपन से कहा, बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। लिमिटलेस स्टार पैलेस के लोगों से दोबारा न मिलो, वरना मुझे डर है कि तुम्हें अहंकारी होने का मौका नहीं मिलेगा। झाओ वुजिन का चेहरा सामान्य हो गया। जाहिर है उनमें गजब का आत्मविश्वास था। फिर उन्होंने कहा, चलो चलते हैं। इतना कहकर तीनों लोग मुड़े और चले गए। हालांकि पुरुष और महिला बेहद अनिच्छुक थे, लेकिन इस समय वे कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसा लगता है कि सेना में शामिल होने पर भी वे लाभ प्राप्त नहीं कर सके। आखिर ये कबीले के 5 लोग थे। येओ ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम लोग सावधान रहो, ये कोई मजाक नहीं है।
जिन दो लोगों को आपने अभी देखा वे लिमिटलेस स्टार पैलेस के दो लोग होने चाहिए जिन्होंने इस बार शीर्ष 100 की सूची में प्रवेश किया। वे यान वयू और यान किंगलियान हैं। ये दोनों भाई बहन लिमिटलेस स्टार पैलेस में मशहूर हैं। मुझे डर है कि उनकी ताकत आपकी ताकत से कमजोर नहीं है। वे और भी मजबूत हो सकते हैं। ये यू इन लोगों के दिखावे से धोखा नहीं खाई थी। उसने सोचा कि एक शिवेन पहले से ही इतना दुर्जय था, दूसरों की तो बात ही छोड़ दें। वो देख सकता था कि एक शिवेन शायद कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। स्वाभाविक रूप से दूसरों के लिए एक शिवेन के साथ तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। इस तथ्य से मूर्ख मत बनो कि वे अभी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। ये ने यहाँ तक हुए एक शिवेन की तरफ देखा। हालांकि वे दोनों सामान्य लोग नहीं हैं। अगर वे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते तो उनकी ताकत इस स्तर तक सीमित नहीं होती। इसके अलावा लिमिटलेस स्टार पैलेस का सबसे मजबूत व्यक्ति उनमें से कोई भी नहीं है। इसके बजाय यह यन कंघाई है, तीसरे दौर का चैंपियन। ये क्वियोंग ने ये जिवेन की तुलना में अन्य स्थानों की खबरों पर अधिक ध्यान दिया। उन्होंने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा, बिल्कुल यह वही है, यन कंघाई। ये की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई क्योंकि उन्होंने कहा, हो कबीले के बहुत से लोग नहीं हैं जिनके पास इस बार जीतने का मौका है और यन कंघाई उनमें से एक हैं। उनके पास शीर्ष विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का भी मौका है। शाही खानदान। सुनते ही सबका वर्ण गंभीर हो गया। यह सच था कि हो वंश मानव जाति में सभी व्यक्तिगत कृषकों से ऊपर था। हालांकि 4 शाही कुलों की तुलना में सभी हो कुलों से ऊपर थे। शीर्ष विशेषज्ञ अक्सर शाही कुलों से आते थे। रॉयल कोर्ट प्रतियोगिता के अधिकांश चैंपियन 4 रॉयल कुलों में से एक द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। कभी कभी सबसे क्रूर समय में शीर्ष 10 और शीर्ष 20 पर शाही कुलों के विशेषज्ञों का एकाधिकार हो जाता था। यह एक भयानक तथ्य था। रॉयल कोर्ट स्ट्रगल ने मानव जाति के सभी सबसे मजबूत विशेषज्ञों को इकट्ठा किया और शीर्ष 100 रैंकिंग में प्रवेश करने में सक्षम होने के लिए वे निस्संदेह सबसे मजबूत विभिन्न बलों के सबसे उत्कृष्ट विशेषज्ञ, सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ थे। 4 महान शाही कुलों के शीर्ष रैंकों पर आसानी से कब्जा करने में सक्षम होने के लिए वे कितने भयानक थे। उनकी नींव की गहराई अकल्पनीय थी। हालांकि कभी कभी हो कबीले के विशेषज्ञ थे जो शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकते थे और ऐसे मामले भी थे जहां हो कबीले ने चैंपियनशिप जीती थी। जिन विशेषज्ञों में चैंपियनशिप जीतने की क्षमता थी वे अक्सर अत्याचारी और भयानक थे। ये लोग कम से कम शीर्ष 20 रैंकिंग में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। ये जिवेन और अन्य जैसे लोग ये कबीले की युवा पीढ़ी के सर्वोच्च विशेषज्ञ थे। वे कई विशेषज्ञों को भी हरा सकते थे जो कई वर्षों से रॉयल कोर्ट प्रतियोगिता में खरबूजे और सब्जियां काटने के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि भले ही वे शीर्ष 100 रैंकिंग में सबसे नीचे न हो, उन्हें केवल मध्य या निचली पहुंच में ही कहा जा सकता है। इसलिए लिमिटलेस स्टार पैलेस के लोग शीर्ष 6 में प्रवेश करने वाले ये कबीले का जमकर उपहास कर रहे थे। ज्यादा लोगों के होने का क्या फायदा, उनकी रैंकिंग बहुत कम थी। इसलिए यदि आप हो कबीले या रॉयल कबीले के उन विशेषज्ञों से मिलते हैं जिनके पास डेविल वर्ल्ड में चैंपियनशिप जीतने का मौका है तो उन्हें यूं ही उत्तेजित न करें। आखिरकार यह प्रतियोगिता उन शैतानों की संख्या के बारे में है जिन्हें आप मार सकते हैं। यह ताकत की प्रतियोगिता नहीं है। यदि आप जल्दी से मारते हैं तो आपके पास बेहतर रैंकिंग प्राप्त करने का अवसर होना चाहिए, ये ने कहा। कई लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वे ये के शब्दों के पीछे के अर्थ को कैसे नहीं समझ पाए। वास्तव में यहाँ तक वो भी येजिवेन और दूसरों की उच्च रैंकिंग प्राप्त करने की संभावनाओं के बारे में आशावादी नहीं था। चैंपियनशिप जीतने का जिक्र नहीं, कुछ ही लोगों के पास ऐसा करने की क्षमता थी। हालांकि ये लोग अनिच्छुक थे, फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ तक उनके अपने लोग भी अपने मौके को लेकर आशावादी नहीं थे, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। हालांकि इन लोगों ने गुप्त रूप से अपने दिल में शपथ ली कि वे स्वर्ग और पृथ्वी पर अपना रास्ता मार देंगे। वे हर उस व्यक्ति को दिखाते थे जो उन्हें नीची दृष्टि से देखता था। ये ने इन लोगों के भावों को देखा। वह कैसे नहीं जान सकता था कि वे क्या सोच रहे थे। हालांकि उनकी राय में यह सामान्य था। कितने जीनियस में अहंकार नहीं था। हम सबसे पहले पहाड़ की तलहटी में जाएंगे और प्रतीक्षा करेंगे। कोई आपको डेविल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करने का तरीका ढूंढेगा। हालांकि आपको शैतानों का वध करने के लिए हाथ मिलाने से रोकने के लिए आपको डेविल वर्ल्ड में विभिन्न स्थानों पर टेलीपोर्ट किया जाएगा। आप उस समय कैसे जीवित रहेंगे यह आप पर निर्भर करेगा, ये ने कहा। येजिवेन ने चुपके से सोचा कि ये वांगटिंग बहुत विचारशील थे। आखिरकार अगर कुछ लोग शैतानों का वध करने के लिए हाथ मिलाते हैं तो यह निश्चित रूप से एक व्यक्ति की तुलना में बहुत तेज होगा। खासकर इस स्थिति में यदि यह एक अखाड़ा प्रतियोगिता होती तो ताकत में असमानता एक नज़र में स्पष्ट होती। हालांकि इस तरह की प्रतियोगिता में यह एक प्रतियोगिता थी कि वे कितने शैतानों को मार सकते हैं। स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति की दक्षता की तुलना एक टीम की ताकत से नहीं की जा सकती। सब यही नहीं रुके, इसके बजाय वे सीधे उस तैरते हुए महाद्वीप की ओर उड़े।
उड़ते समय येऊ ने कहा, यह प्रतियोगिता आपको 1 वर्ष तक चलेगी। यदि आप इसे और अधिक समय तक जारी रखते हैं तो मुझे डर है कि शैतान की दौड़ पूरी तरह से प्रतिक्रिया देगी और बड़ी संख्या में विशेषज्ञ आपको घेरने और रोकने के लिए भेजेंगे। हालांकि फिर भी शैतान जाति जल्द ही बहुत सारे विशेषज्ञ भेजेगी। ये सब तुम्हारी परीक्षा हैं। यह अच्छा है, इस मामले में मुझे उनकी तलाश नहीं करनी पड़ेगी। क्या यह उन्हें मेरे पास आने देने के लिए बहुत प्रयास नहीं करेगा? ये जुकोंग ने ठंडेपन से कहा। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, इसके बजाय वह बहुत अधिक उत्साहित था। दूसरों ने भी सिर हिलाया। यह मारक क्षमता की प्रतियोगिता थी। ये शैतान उनके दरवाजे पर आ गए थे। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? आत्मविश्वास रखना अच्छा है, हालांकि घमंडी मत बनो। एक बार शैतान जाति को इस बारे में पता चल जाए तो मुझे डर है कि वे जल्द ही बहुत सारे विशेषज्ञ भेजेंगे। उनका क्षेत्र तुमसे कहीं अधिक ऊंचा होगा। फिर वे तुम्हें रोकने के लिए राजकुमारी को भेजेंगे। उस समय तुम सच में अपने साथी को पाओगे। येओ ने स्थिति पर ठंडा पानी डालते हुए कहा। अंकों की गणना कैसे की जाएगी? ये ज़िवेन ने पूछा। दूसरों ने भी येओ को देखा। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था। आकाश मानव दायरे के चौथे स्तर के नीचे कोई अंक नहीं होगा। आकाश मानव दायरे का चौथा स्तर 1 बिंदु के लायक होगा। आकाश मानव दायरे का 5वां स्तर 10 अंकों के लायक होगा। आकाश मानव क्षेत्र का 6ठा स्तर 100 अंकों का होगा। स्काई ह्यूमन रियल्म का 7वां स्तर 1000 अंकों का होगा। आकाश मानव क्षेत्र का 8वां स्तर 10,000 अंकों का होगा। स्काई ह्यूमन रियल्म का 9वां स्तर 1,00,000 अंकों का होगा। यदि आपके पास स्काई ह्यूमन रियल्म विशेषज्ञ को मारने का मौका है तो अंक 10 लाख होंगे। येओ ने सभी को देखा और कहा। हालांकि सभी ने चुनिंदा रूप से इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि एक स्काई ह्यूमन रियल्म विशेषज्ञ को मारने का मौका था। सामान्य परिस्थितियों में यदि वे किसी स्काई ह्यूमन रियल्म विशेषज्ञ को देखते तो उनके पास छिपने का समय भी नहीं होता। हालांकि इन लोगों को पूरा भरोसा था कि वे भविष्य में आकाश मानव क्षेत्र में चढ़ने में सक्षम होंगे। भविष्य में था। वे अभी भी बहुत कमजोर थे। यदि उनका सामना स्काई ह्यूमन रियल्म विशेषज्ञ से हुआ तो केवल मृत्यु ही उनका इंतजार कर रही थी। ये ज़िवेन की भौहें तन गईं। यह नियम स्पष्ट रूप से मजबूत के लिए बहुत फायदेमंद था। यदि यह स्काई ह्यूमन रियल्म का केवल चौथा स्तर था तो स्काई ह्यूमन रियल्म विशेषज्ञ के 9वें स्तर तक मैच करने में सक्षम होने के लिए उन्हें कितने लोगों को मारना होगा? इसलिए दानव का स्तर जितना ऊंचा होगा अंक उतने ही ऊंचे होंगे। लेकिन साथ ही राक्षस का स्तर जितना अधिक होगा कठिनाई उतनी ही अधिक होगी। यह कुछ ऐसा नहीं था जिससे आम लोग निपट सकें। उसे एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, भले ही वह आकाशीय क्षेत्र के 8वें स्वर्ग में राक्षसों को मार सकता है, उसे दिव्य क्षेत्र के 9वें स्वर्ग में एक राक्षस को मारने वाले अन्य लोगों के साथ पकड़ने के लिए 10 को मारना होगा। इसने उच्च शक्ति वाले लोगों को कम ताकत वाले लोगों को पूरी तरह से दबाने और कुचलने की अनुमति दी। उस समय आपके पास एक स्कोरिंग डिवाइस होगा जो स्वचालित रूप से आपके अंक रिकॉर्ड करेगा। साथ ही एक रैंकिंग सूची भी होगी। आप किसी भी समय अपनी रैंकिंग में परिवर्तन देख सकेंगे और अपनी रैंकिंग के अनुसार कुछ समायोजन कर सकेंगे। जहां तक अन्य बातों का प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें सिखाने की आवश्यकता है। तैरते हुए पहाड़ तक कई लोगों ने येओ का पीछा किया। इस पहाड़ी पर एक बड़ा चौक था और कुछ विशेषज्ञ पहले से ही पास में जमा हो गए थे। और इस चौराहे पर कई टेलीपोर्टेशन सरणियां थीं। इन सरणियों का लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया है। ये सरणियां दिशात्मक टेलीपोर्टेशन नहीं हैं। आमतौर पर वे सीधे डेमन डोमेन को टेलीपोर्ट करेंगे। अतीत में वे मृत योद्धाओं को दानव क्षेत्र में टेलीपोर्ट करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करते थे। येओ ने कहा। ये ज़िवेन और अन्य लोग विस्मय में थे। यदि यह केवल डेविल वर्ल्ड में एक अभियान था तो भले ही यह केवल दिखावे के लिए हो, फिर भी वे वापस लौट सकते थे। हालांकि यदि यह एक निश्चित स्थान के बिना टेलीपोर्टेशन होता तो परिणाम कहना कठिन होता। केवल भगवान ही जानते थे कि उन्हें कहाँ टेलीपोर्ट किया जाएगा। ऐसा दृढ़ संकल्प एक नायक के रूप में माने जाने के लिए पर्याप्त था, भले ही वह एक मृत्यु योद्धा था। ठीक है, मैं इसे आपके लिए लाया हूं। जब प्रतियोगिता शुरू होगी तो यह टेलीपोर्टेशन एरे सक्रिय हो जाएगा। एक बार जब आप एरे में प्रवेश करते हैं तो आपको स्वचालित रूप से डेमन डोमेन में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। यह कहने के बाद येओ अधिक देर तक नहीं रुके और तुरंत वाहन की बत्ती पर चले गए। इस समय ये ज़िवेन और अन्य लोगों ने इस विशाल चौक का अवलोकन किया। हालांकि चौक बहुत बड़ा था, लेकिन वास्तव में वहां केवल 20 लोग थे। वे सब इस चौक में नहीं थे और उनमें से कुछ दूसरे चौकों में थे। उनमें से हर एक प्रभावशाली रूप के साथ लंबा और सीधा खड़ा था। उन्हें पुरुषों के बीच ड्रैगन और फीनिक्स कहा जा सकता है। ऊपर देखते हुए उनमें से सबसे कमजोर पहले से ही दिव्य क्षेत्र के 6ठे स्तर के शिखर पर कदम रख चुका था। उनकी उम्र के साथ उनके लिए भविष्य में दिव्य क्षेत्र में कदम रखना बहुत संभव था। विशेष रूप से उनमें से कुछ अधिक उत्कृष्ट अस्तित्व, वे शक्तिशाली अस्तित्व थे जो लगातार दिव्य क्षेत्र में कदम रख सकते थे।
उनमें लिमिटलेस स्टार पैलेस से यान वुयू और यान किंगलियान थे, जो येजिवेन और अन्य लोगों की तुलना में अभी एक कदम पहले पहुंचे थे। इस समय वे येशिवेन को असामान्य रूप से अमित्र भाव से देख रहे थे, और उनके सामने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक आकृति खड़ी थी, ब्रह्मांड में एक तारे की तरह अतुलनीय रूप से चमकदार। उसके शरीर पर आभा को देखकर येजिवेन ने तुरंत निर्णय लिया कि यह भी लिमिटलेस स्टार पैलेस का एक विशेषज्ञ था। आभा ठीक वैसी ही थी जैसी पहले लिमिटलेस स्टार पैलेस के 2 लोग थे। इस बार लिमिटलेस स्टार पैलेस से कुल 3 लोग थे जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया था। फिर उन 2 लोगों के अलावा जिन्हें येजिवेन ने पहले देखा था, शेष व्यक्ति की पहचान लगभग स्पष्ट थी। यंग कंगई। निश्चित रूप से अन्य 2 की तुलना में यंग कंगई की ताकत अधिक मजबूत थी, और यह केवल थोड़ी सी भी मजबूत नहीं थी। वे दोनों ये क्यूओंग के समान थे जिन्होंने अभी अभी स्वर्ग के 8वें स्वर्ग में कदम रखा था। हालांकि यंग कंगई लंबे समय से स्वर्ग क्षेत्र के 8वें स्वर्ग के शिखर पर थे। उनकी अत्याचारी आभा ने उपस्थित सभी लोगों को तुरंत दबा दिया। वह निस्संदेह उपस्थित नंबर 1 व्यक्ति थे। कोई आश्चर्य नहीं कि झाओ जिन्वू इतने आश्वस्त थे कि उनके पास चैंपियनशिप जीतने का मौका था। शायद वास्तव में आशा थी। येजिवेन और अन्य लोगों को आते देख दोनों एक दूसरे को जानते थे और उन्होंने यंग कंगई से कुछ कहा। यंग कंगई तुरंत आगे बढ़े और ये येजिवेन और अन्य लोगों के निशाने पर आ गए। क्या आप येजिवेन हैं? यंग कंगहाई अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसकी बाहें फड़फड़ा रही थीं और उसने येशिवेन को ठंडेपन से देखा। मैंने सुना है कि तुम सोचती हो कि हमारा लिमिटलेस स्टार पैलेस ऐसा ही है। येजिवेन के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना यंग कंगहाई ने आगे कहा, हमारा लिमिटलेस स्टार पैलेस दानव जाति के स्वर्गीय दरबार से विरासत में मिला स्टार पैलेस है। इतिहास के संदर्भ में हमारा लिमिटलेस स्टार पैलेस आपके ये कबीले से भी पुराना है। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि हमारा असीमित सितारा महल तुम्हारे ये वंश से हीन है? मुझे लगता है कि तुम वास्तव में एक कुएं के तल पर एक मेढक हो। तुम स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते और तुम अत्यंत अहंकारी हो। उद्धरण चिन्ह। यंग कंगई का रवैया वास्तव में एक वरिष्ठ का था, जैसे कि वह येजिवेन को सबक सिखाने जा रहा हो। हम बेहद घमंडी हैं। अगर यह आपके लिमिटलेस स्टार पैलेस के लिए हमारे ये वंश को अपमानित करने के लिए नहीं था, तो क्या चीजें इस तरह से बदल जाएंगी? आप खुद से इसका कारण क्यों नहीं ढूंढते? येजिवेन एक ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है जो अपमान को निगलने को तैयार था? मैंने सुना है कि तुम्हारी ताकत खराब नहीं है, लेकिन मैं अभी तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरी तुलना में तुम कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें बता दूंगा कि वहां हमेशा कोई न कोई तुमसे बेहतर होता है। जैसे ही यंग कंगहाई ने बात की, उसने तुरंत हमला कर दिया। उसके हाथ से अनंत तारों का प्रकाश फूट पड़ा। वह तारों का प्रकाश कानून की एक दिव्य श्रृंखला की तरह था, जो आकाश में घूम रहा था और लगातार आकाश को भेद रहा था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि पास के स्थान को स्पष्ट रूप से प्रबलित किया गया था, तो इस समय अंतरिक्ष शायद पूरी तरह से ढह गया होगा। एक बार उसने आक्रमण किया तो वह अत्यंत भयानक शक्ति थी। आकाशीय क्षेत्र के 8वें स्तर का शिखर अत्यंत भयानक था। बस एक कदम और वह दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर में कदम रख सकता है। कुछ लोगों को छोड़कर जो दिव्य क्षेत्र में कदम रख सकते थे, अधिकांश लोगों के लिए दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर पर कदम रखना पहले से ही सीमा थी। वह केवल कुछ 100 साल का था, लेकिन वह पहले से ही एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गया था जहां बहुत से लोग अपने जीवनकाल में नहीं पहुंच सकते थे। उसके हाथ में तारों का प्रकाश कानून की एक दिव्य श्रृंखला में बदल गया, तुरंत पूरे आकाश में शून्य को सील कर दिया, जैसे कि वह येजिवेन को सील करने जा रहा हो। येशिवेन के छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। यहां तक अंतरिक्ष भी एक पल में बंद लग रहा था। येजिवेन के पास इस हथेली की भयानक तार की शक्ति को रोकने के लिए एक मुक्का मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बूम! भयानक आवाज सुनाई दी। दोनों के बीच आदान प्रदान के बाद सीधे हलकों में बह गया। डैंग डैंग डैंग! येजिवेन मौके पर पीछे हटती रही। भयावह तार की शक्ति उसके शरीर पर लगातार उबल रही थी, पूरे आकाश में तारों की रोशनी में बदल रही थी, मानो उसका विरोध करना असंभव था। उसके पैरों के नीचे की जमीन पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। जैसे जैसे वह पीछे हटता गया, वह पाउडर के रास्ते पर बढ़ता गया। इतना मजबूत! येशिवेन ने आखिरकार अपने शरीर में खौलते खून को शांत किया और वह बेहद हैरान हुए बिना नहीं रह सका। यह यंग कंगई की ताकत वास्तव में अत्याचारी और भयानक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि लिमिटलेस स्टार पैलेस के लोगों को उस पर इतना भरोसा था। यहां तक अगर वह चैंपियन नहीं था, तो शीर्ष 10 में प्रतिस्पर्धा करने के लिए यह पर्याप्त से अधिक था। और जब यंग कंगहाई ने देखा कि उसकी हथेली केवल येजिवेन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकती है और उसे गंभीर रूप से घायल नहीं किया है, तो वह चकित हुए बिना नहीं रह सका। इस समय उन्होंने आखिरकार अपने 2 छोटे भाइयों और बहनों की बातों पर विश्वास कर लिया। यह येजिवेन वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। वह आमने सामने की लड़ाई में उनके साथ बराबरी पर लड़ने में सक्षम था। यह येजिवेन वास्तव में यंग कंगहाई के साथ बिना किसी नुकसानदेह स्थिति में आए लड़ सकती है। इतना मजबूत!
यह कैसे संभव है? यंग कंगई के पास किस तरह की ताकत है? ये ज़िवेन वास्तव में सकुशल बाहर आ सकती है। मूल रूप से मैंने सोचा था कि 10वीं दुनिया के चैंपियन के रूप में ये ज़िवेन कमोबेश अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप थे। अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। मुझे डर है कि उनकी ताकत भी सरल नहीं है। एक व्यक्ति जो 10वें क्षेत्र का चैंपियन बन सकता है वह सरल कैसे हो सकता है? अचानक आसपास के 1 दर्जन से अधिक लोग चर्चा करने लगे। उसके पैरों के नीचे एक तारे की रोशनी टिमटिमा रही थी और वही एक शिवेन पर हमला करना जारी रखने वाला था। अचानक एक ठंडी तलवार आभा आकाश से गिरी और सीधे उसके सामने कील ठोक दी। उसने अचानक ऊपर देखा और देखा कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ये कियान था। दिलचस्प, आपका ये वंश वास्तव में दिलचस्प है। क्या आप भी मुझे उकसाना चाहते हैं? ये कियान, मैंने आपके बारे में सुना है। किंवदंती है कि आप एक प्राचीन देवी के अवतार हैं, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि मेरी निचली रेखा को चुनौती न दें। यदि आप वास्तव में मुझे परेशान करते हैं तो मुझे परवाह नहीं है कि आप एक देवी के अवतार हैं। भले ही तुम एक देवता हो, फिर भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। यंग कंगहाई ने ये ज़िवेन की ओर ठंडेपन से देखा और कहा, आप कोशिश कर सकते हैं। ये कियान के हाथ में स्नो जेड तलवार गूंजती रही और आसपास की जगह पूरी तरह से जमी हुई लग रही थी। इस समय लिमिटलेस स्टार पैलेस और ये कबीले के अलावा 1 दर्जन से अधिक शीर्ष विशेषज्ञ मौजूद थे। एक एक करके वे सभी ने देखा और एक अच्छा शो देखने का इरादा था। वे दोनों पक्षों के लड़ने के लिए उत्सुक थे ताकि वे इससे लाभ उठा सकें और बाहर खड़े हो सकें। ये सभी शीर्ष विशेषज्ञ थे और उनमें से कोई भी पुरुषों के बीच एक अजगर था। उनके पास असाधारण स्थिति और शक्तिशाली शक्ति थी। उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। इस समय वे केवल देख सकते थे और वे यहाँ लड़ने के लिए लिमिटलेस स्टार पैलेस और ये कबीले की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। वह सही है। स्वर्ग के दायरे के 5वें स्तर पर किसी व्यक्ति को धमकाने का क्या मतलब है? यदि आपके पास क्षमता है तो मैं आपके साथ लड़ूंगा, ये क्यूओंग ने आगे बढ़कर कहा। हालांकि उसकी ताकत यंग कंगई की तुलना में थोड़ी कम थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके पास लड़ने की ताकत नहीं थी। मैंने आपकी प्रतिष्ठा के बारे में भी सुना है। लोग कहते हैं कि आपके पास सूची के शीर्ष पर होने की प्रतिभा है। मुझे विश्वास नहीं होता, तू जुकोंग ने भी आगे बढ़कर कहा। आखिरी वाला ये लुवान था। हालांकि उसकी ये ज़िवेन के साथ गहरी दोस्ती नहीं थी, लेकिन इस समय यह ये क्लैन और लिमिटलेस स्टार पैलेस के बीच लड़ाई से संबंधित था। उसके पास स्वाभाविक रूप से पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। बहुत दिलचस्प। आपको खुश होना चाहिए कि यह डेविल डोमेन नहीं है, अन्यथा तुम अपना सिर नहीं रख पाओगे। यंग कंगहाई ने अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा। आपको भी खुश होना चाहिए कि यह डेविल डोमेन नहीं है, अन्यथा आप अपना जीवन नहीं रख पाएंगे। तो ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा। उनकी वर्तमान ताकत वास्तव में यंग कंगई की तुलना में थोड़ी कम थी, लेकिन अगर वे वास्तव में लड़े तो ऐसा नहीं था कि उनके पास इस यंग कंगई को मारने के लिए ट्रम्प कार्ड नहीं था। यह वास्तव में दिलचस्प है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपके पास क्या ट्रम्प कार्ड है, आप निश्चित रूप से मेरे विरोधी नहीं हैं। लेकिन इस बार मुझे आपके अनुचित व्यवहार की परवाह नहीं है। मैंने सुना है कि ये कून के साथ आप लोगों के संबंध अच्छे नहीं हैं। यंग कंगहाई ने कहा। अच्छी बात है। ये कून ने कई बार कहा है कि वह चैंपियनशिप जीतने के लिए मुझे हरा देंगे। वह वास्तव में अहंकारी है। तुम लोग भी ये कून के दुश्मन हो। फिर मैं तुम्हें मौका दूंगा। मेरे सामने समर्पण करो। उस समय मेरी मदद से तुम लोग ये कून को हरा सकते हो या मार भी सकते हो। ये कून के बिना आप लोगों के लिए ये कबीले के सिंहासन पर चढ़ना कोई समस्या नहीं होगी। यंग कंगहाई ने आत्मविश्वास से कहा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने आत्मसमर्पण कर दूं? ये शिवेन ने उसकी ओर देखा और कहा। हाँ, यह सही है। मेरा भाग्य में चैंपियन बनना तय है। भविष्य में मैं इंपीरियल कोर्ट में भी एक बड़ा शॉट बनूंगा। यदि तुम मेरी शरण में जाओगे तो तुम्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। कोई नुकसान नहीं है, यंग कंगहाई ने आत्मविश्वास से कहा। मुझे लगता है कि तुम अपना दिमाग खो चुके हो। तुम वास्तव में चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूं? ये ज़िवेन ने अचानक मुस्कराते हुए कहा। क्या आप जानते हैं कि आखिरी व्यक्ति का क्या हुआ जिसने मुझसे यह कहा? तो आप सहमत नहीं हैं? यंग कंगहाई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ये शिवेन की ओर ठंडेपन से देखा। तो तुम सहमत नहीं हो? यंग कंगई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ये ज़िवेन की ओर ठंडेपन से देखा। क्या आपको लगता है कि मैं सहमत हो जाऊंगा? क्या आपको लगता है कि आप एक भगवान हैं? लोगों को इतनी आसानी से आपसे जुड़ने के लिए कह रहे हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप क्या सोच रहे हैं। ये ज़िवेन ने उपहास किया और कहा। उसने यंग कंगहाई पर भरोसा करने के बारे में तब तक नहीं सोचा था जब तक कि वह अपना दिमाग खो न दे और पागल न हो जाए। अच्छा, आपका ये परिवार वास्तव में दिलचस्प है। यंग कंगई का चेहरा आखिरकार नीचे की ओर खींच गया और वह अब अपनी पिछली शांत मुद्रा को बनाए नहीं रख सका।
सबसे पहले उसने केवल एक शिवेन को पहले एक सबक सिखाने की योजना बनाई, ये दिखाने के लिए कि वह कितना शक्तिशाली था, और फिर उसे लाभ का वादा किया। उनकी राय में ये जिवेन उस समय आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण कर देगी। एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में गाजर पकड़ना उत्तम था। कौन जानता था कि येक शिवेन की तरफ से यह बेकार होगा। इसके विपरीत येक शिवेन ने उसका उपहास भी उड़ाया था। वह बस पागल था। वह, जो हमेशा अहंकारी और अहंकारी रहा है, यह कैसे स्वीकार कर सकता है। दिलचस्प। मुझे लगता है कि आपका लिमिटलेस स्टार पैलेस दिलचस्प है। आपको क्या लगता है कि हमारा ये परिवार क्या है? वे व्यक्तिगत कृषक। आपकी इच्छा से उन्हें धमकाया जा सकता है, लेकिन वास्तव में आप चाहते हैं कि हम आपके साथ शामिल हों। क्या आपको पता है कि इसका क्या अर्थ है? तुम पागल हो। ये ज़ुकोंग ने भी स्पष्ट रूप से आलोचना की, जिसने यंग कंगई के रंग को और भी भद्दा बना दिया। उसने अपने दांत पीस लिए और येक शिवेन को देखा, जैसे उसका सारा अपमान येक शिवेन के कारण हुआ हो। लेकिन उसने कोई चाल नहीं चली। अभी अभी की लड़ाई से, हालांकि ये जिवेन उसका विरोधी नहीं था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति आम लोगों की कल्पना से थोड़ी परे थी। विशाल अंडा आकाशीय क्षेत्र के 8वें स्तर के आकाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था, और ये ऐसा कुछ नहीं था जिसे थोड़े समय में येक शिवेन को नीचे गिराने के लिए किया जा सकता था। और उसके बगल में ये क्यूओंग, ये लुवान, ये कियान, ये जुकोंग और अन्य थे। उनमें से किसी से भी निपटना आसान नहीं था। संयोग से यहाँ कौन आ सकता था, उसे कमजोर समझा जाता था। वे मानव कबीले की युवा पीढ़ी के शीर्ष 100 थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें ढूंढना आसान नहीं था। इस समय ये परिवार के पास अधिक योग्य लोग थे, जिसने अपना लाभ दिखाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे कैसे देखा, ये परिवार में और भी लोग थे। हालांकि उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। अंत में उन्हें डर था कि यह एक ऐसी स्थिति होगी जहां दोनों पक्षों को नुकसान होगा। उस समय केवल दूसरे लोग ही लाभान्वित हो सकते थे, और इसका उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। इससे उन्हें वापस पकड़ने की संभावना है। उसकी आंखें एक अशुभ चमक से टिमटिमा उठीं। ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड उनकी आंखों में पैदा हो रहा है और नष्ट हो रहा है। उसकी आंखें अतुलनीय रूप से गहरी थीं। वो येक शिवेन को मारने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने समय तक टिक सकते हैं। जब हम फिर से दानव आयाम में मिलेंगे तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दो, यंग कांग हाई ने ठंडेपन से कहा। उसने अपने चेहरे पर एक असाधारण घृणास्पद नज़र के साथ येक शिवेन को देखा। ये जिवेन के इनकार ने उसके सामने अपना चेहरा खो दिया। अन्य, हालांकि उन्होंने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि उनका अनुरोध उचित था या नहीं। उनके दृष्टिकोण से यह पहले से ही ये क्लान के युवाओं की देखभाल कर रहा था। उसके बिना वे ये कून के विरोधी नहीं होंगे। अंत में वे सभी ये कून के हाथों मरेंगे। तो आप बेहतर प्रार्थना करेंगे कि आप मेरे सामने न आएं। ये जिवेन की आंखें मारने के इरादे से टिमटिमा रही थीं। मूल रूप से उसका इतना मजबूत हत्या का इरादा नहीं था। हालांकि इस यंग कांग हाई ने वास्तव में उसे इतनी गंभीरता से धमकी दी थी। इससे वह तुरंत सतर्क हो गया। खतरे के सामने उसकी एकमात्र नीति और तरीका पालने में उसका गला घोंट देना था। चूंकि यह यंग कांग हाई नहीं जानता था कि उसके लिए क्या अच्छा है, तो उसे एक चाल चलने के लिए दोष न दें। इस समय ये कियोंग, ये कियान, ये जिवेन और अन्य लोगों ने ये जिवेन की अभिव्यक्ति को देखा और अचानक समझने लगे। उन्होंने लंबे समय से येक शिवेन के अहंकार और अराजकता का अनुभव किया था। अगर कोई उसे उकसाता नहीं तो ठीक था। हालांकि अगर कोई अंधा था और उसे उकसाया तो बात खत्म हो जाएगी। वह दूसरी पार्टी को मार डालेगा। इस यंग कांग हाई ने स्पष्ट रूप से येक शिवेन के गुस्से को भड़काया था। जाहिर है येक शिवेन ने येक शिवेन की पिछली धमकी सुन ली थी। ये जिवेन ने शाही कबीले के दरबार में घुसने का भी साहस किया। उसने ये जेनमो का आमने सामने सामना करने का साहस भी किया। उसने ये जेनमो के आत्मा अवतार को भी नष्ट कर दिया। ये जिवेन को बोल्ड कहा जा सकता है। इसके बारे में इतना अच्छा क्या है? यदि येक शिवेन वास्तव में यंग कांग हाई से भिड़ गई तो अंतिम परिणाम अप्रत्याशित होगा। जिद्दी होने से क्या फायदा? जहां तक मुझे पता है, इस बार ये कून निश्चित रूप से आपको आसानी से जाने नहीं देंगे। यदि आपके पास मेरी सहायता नहीं है तो आप निश्चित रूप से ये कून के पीछा से बच नहीं पाएंगे, यंग कांग हाई ने उदासीनता से कहा। उसने येक शिवेन की धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। तो चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये जिवेन ने उदासीनता से कहा। अचानक जैसे ही दोनों बात करना जारी रखने वाले थे, आकाश में गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। तैरते हुए महाद्वीप पर विभिन्न सरनियां भी एक के बाद एक सक्रिय हो गईं। एक बड़ी दरार फटी हुई थी और एक मजबूत शैतानी आभा निकल रही थी। दरार में कई अत्याचारी आकृतियां दौड़ीं। यंग कंगई ने भी सीधे दरार में कदम रखा। वो येक शिवेन के साथ बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह अंकों के लिए एक प्रतियोगिता थी। अगर वो ये जिवेन की वजह से हार गया तो यह एक ऐसा नुकसान होगा जो लाभ से अधिक होगा।
फिर लिमिटलेस स्टार पैलेस के लोगों के समूह ने भी तेजी से दरार में कदम रखा। पलक झपकते ही 20 लोग लगभग निकल चुके थे। केवल ये कबीले के लोग ही बचे थे। हर कोई, जब आप डेविल डोमेन में प्रवेश करते हैं तो सावधान रहें। अपने आप को मजबूर न करें, ये क्यूओंग ने याद दिलाया। यदि यह संभव है तो हम सेना में शामिल होने का एक रास्ता खोज लेंगे। यह अकेले लड़ने से कहीं बेहतर है, ये जुकोंग ने कहा। सभी ने सिर हिलाया। फिर कुछ दरारें खुल गईं। ये कियोंग, ये कियान और ये जुकोंग ने एक के बाद एक कदम रखा। गड़गड़ाहट। शून्य में एक और दरार फटी हुई थी। ये जिवेन ने सीधे इस दरार में कदम रखा। उसने अचानक अंतरिक्ष की शक्ति को अपने शरीर को फाड़ते हुए महसूस किया, जैसे कि वह एक पल में अलग होने जा रहा हो। यह अभी भी एक साधारण ट्रांसमिशन एरे का उपयोग करने से बहुत अलग था। साधारण संचरण सरणियों का एक निश्चित गंतव्य था, लेकिन इस संचरण सरणी का कोई निश्चित गंतव्य नहीं था, इसलिए यह बहुत अस्थिर भी था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि आकाशीय क्षेत्र के योद्धाओं को अंतरिक्ष की बेहतर समझ थी, तो वे बिल्कुल विरोध करने में सक्षम नहीं हो सकते थे और सीधे अलग हो सकते थे। ये जिवेन डेविल वर्ल्ड के दूसरी तरफ पहुंची और अचानक शैतानी हवा का एक झोंका महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेज ब्लेड उसके शरीर को काट रहा हो, और उसकी त्वचा को काटते समय पिंग पैंग की आवाज सुनाई दी। यह एक राक्षस भूमि थी। सामान्य लोगों के लिए जीवित रहना बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। हालांकि यह इस खराब वातावरण के कारण ही था कि दानव जाति इतने सारे स्वामी पैदा कर सकी। तथाकथित बंजर पहाड़ और अनियंत्रित नदियों ने अनियंत्रित लोगों को पैदा किया। ये शिवेन को नहीं पता था कि उसे कहाँ भेजा गया था। उसने सूची खोली और उसे देखा। मेरे भगवान, वहां सैकड़ों लोग थे। इतने कम समय में ये जिवेन पहले ही पीछे छूट चुकी थी। अब पहले स्थान पर 4 शाही कुलों के स्वामी मुरान क्यूई और सूर्य शाही कबीले के स्वामी थे। उनके अलावा शाही कबीले के बहुत सारे उस्ताद थे। यदि हो कबीले के स्वामी को दुष्ट कृषकों से ऊपर कहा जाता है, तो शाही कबीले के स्वामी हो कबीले के शक्तिशाली अस्तित्व से पूरी तरह ऊपर थे। हो कबीले में कभी कभी कुछ लोग होते थे जो शाही कबीले के शीर्ष स्वामी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। ऐसे लोग बहुत दुर्लभ थे, जैसे फीनिक्स के पंख और किलिन के सींग। दानवों की दुनिया में बहुत से स्थान ऐसे थे जो अत्यंत विभत्स थे। यह उजाड़ युग की तरह नहीं था, जहां पर्वत श्रृंखलाओं में कई राक्षसी जानवर रहते थे। उनमें से कई यिन विंड और डायमंड विंड में रहते थे, और वे वहां एक विशाल देश बना सकते थे। ये जिवेन अभी पहुंचे ही थे कि अचानक उन्होंने महसूस किया कि बहुत सी निगाहें उनकी ओर दौड़ रही हैं। इस समय डेविल डोमेन में कई राक्षसों के लिए उनकी विपुल जीवन शक्ति अंधेरी रात में एक उज्ज्वल दीपक की तरह थी। यह असाधारण रूप से चमकदार था। अचानक एक विशाल शैतान का पंजा शून्य से आया और उसे पकड़ लिया। अंत में एक शैतान इसे और सहन नहीं कर सका और सीधे ये जिवेन पर हमला कर दिया। उसे पकड़ना चाहता था ताकि उसे मौत के घाट उतार सके। ये जिवेन ने शैतान के पंजे का मजाक उड़ाया। वह बस ठंडेपन से मुस्कुराया और थोड़ा सा अपने शरीर को एक तरफ कर दिया और शैतान के पंजे को चकमा दे दिया। टकराना। एक कर्कश आवाज सुनाई दी और ये जिवेन के हाथ ने सीधे इस शैतान के पंजे को पकड़ लिया। यह शैतान का पंजा बहुत बड़ा था और इसका व्यास कई मीटर लंबा था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि एक शिवेन की पकड़ से बचने का कोई रास्ता नहीं था। यह मौके पर नहीं चल सका। जैसे ही ये जिवेन ने उसे पकड़ना जारी रखा, उसके पीछे शैतान दहाड़ता रहा। गुस्सा भी लग रहा था और दर्द भी हो रहा था। मैं देखना चाहता हूं कि यह किस तरह का जानवर है, ये जिवेन ने धीरे से कहा, और फिर अचानक फिर से पंजा मारा। एक जोर की दहाड़ सुनाई दी और एक शिवेन द्वारा एक विशाल आकृति को शून्य से बाहर निकाला गया। काले शल्क वाले शैतान शेर को ये जिवेन ने शून्य से बाहर निकाला। उसके पीछे अंतरिक्ष के उतार चढ़ाव के साथ विभिन्न आकारों के शैतान शेरों का एक समूह भी दिखाई दिया। जाहिर है यह एक समूह था और यह शैतान शेर इस समूह का पूर्वज था। इस समय क्योंकि वह चुपके से एक शिवेन पर हमला करना चाहता था, उसे एक शिवेन ने पूरी तरह से पकड़ लिया था। लानत है इंसान, मुझे जाने दो। यह शैतान शेर दहाड़ता रहा और इंसानी भाषा में बोला। इसने पहले ही आध्यात्मिक ज्ञान विकसित कर लिया था जो असाधारण था। यह वास्तव में मान्यता है कि मैं एक इंसान हूं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिवेन ने तुरंत खींच लिया और इस शैतान शेर को तोप के गोले की तरह तुरंत ये जिवेन की दिशा में खींच लिया गया। हुश। एक जोर से हवा को चीर देने वाली आवाज सुनाई दी और शेर को एक शिवेन ने पकड़ लिया। फिर उसकी विशाल आकृति एक शिवेन की ओर उड़ी। टकराना। ये जिवेन ने शैतान शेर की ओर एक मुक्का मारा, जिसने अपना मुंह चौड़ा कर लिया था और एक काटने में ये जिवेन को काटना चाहता था। बूम। पूरे शैतान शेर के सिर को ये जिवेन ने लाल और सफेद मलबे के ढेर में उड़ा दिया, जो पूरे आसमान में फैल गया। जैसे ही ये जिवेन ने डेविल लान के पूर्वज को मौत के घाट उतार दिया, उसके पीछे बच्चे और पोते बेचैन होने लगे। ये जिवेन ने अपने शरीर पर स्को मशीन की जांच की। उनके नाम पर 100 अतिरिक्त अंक थे।
डेविल लान पूर्वज अभी अभी आकाशीय क्षेत्र के छठे स्तर पर एक राक्षसी प्राणी था। उनका स्कोर बहुत अधिक नहीं था, लेकिन फिर भी यह खराब नहीं था। उसने फिर से रैंकिंग देखी। इस समय वह केवल 50 के दशक में रैंक किया गया था। सूची के शीर्ष पर कुछ लोगों के पास 1000 अंक थे। दूसरे शब्दों में, उनमें से प्रत्येक ने आकाशीय क्षेत्र के 7वें स्तर पर एक भयानक विशेषज्ञ को तब मार डाला था जब वे अभी अभी दाखिल हुए थे। इसलिए उनका स्कोर एक शिवेन के स्कोर से 10 गुना अधिक था। डेविल लान पूर्वज की दुखद मौत से उनके बच्चे और पोते बेचैन थे। फिर जानवरों की दहाड़ के बीच वे तितर बितर हो गए और बचना चाहते थे। ये शिवेन स्वाभाविक रूप से उन्हें भागने नहीं देगी। हालांकि ये बिंदु बहुत अधिक नहीं थे, यह कुछ भी नहीं से बेहतर था। डेविल लान पूर्वज के बिना अन्य राक्षसी शेर ये जिवेन के विरोधी बिल्कुल भी नहीं थे। वे ये शिवेन को रोक भी नहीं सके। जब तक ये जिवेन ने उन सभी का वध किया, उसने पाया कि उसका स्कोर पहले ही 223 अंकों तक पहुंच चुका था। इस समय फिर से रैंकिंग को देखते हुए न केवल उनकी रैंकिंग में सुधार नहीं हुआ, बल्कि कुछ कदम पीछे हटकर सीधे शीर्ष 60 से बाहर हो गए। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा अवाक महसूस कर रहा था। क्या चल रहा? वह जानता था कि उसने जरा भी देर नहीं की, लेकिन फिर भी वह इन लोगों की रफ्तार के आगे नहीं टिक सका। लगातार पीछे हटने का खतरा भी था। इस समय ये जिवेन को अंततः एहसास हुआ कि अगर वह बहुत सारे अंक प्राप्त करना चाहता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात शक्तिशाली राक्षसों को मारना है। दुर्बल दैत्य मरकर भी न मारे जा सकते थे। इसके अलावा उनके मारने के लिए इतने सारे राक्षस नहीं थे। शायद उनके डेविल डोमेन में प्रवेश करने की खबर जल्द ही फैल जाएगी। उस समय डेविल डोमेन के नायक प्रतिक्रिया देंगे। यदि वे कोई सैनिक न भी भेज सकें तो भी वे उन्हें घेरने और उनका सफाया करने के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञ भेजेंगे। ये जिवेन रुके नहीं और डेविल डोमेन की गहराई तक जारी रहे। वैसे भी वह नहीं जानता था कि वह डेविल डोमेन में कहाँ था, लेकिन वह अभी भी दिशा को मोटे तौर पर अलग कर सकता था। जैसे जैसे वह डेविल डोमेन की गहराई के करीब आता गया, दानव क्यूई मोटा होता गया। इसके विपरीत डेविल डोमेन के केंद्र से जितना अधिक दूर, दानव क्यूई उतना ही कम सघन था। यह प्राचीन बैरेंस महाद्वीप जैसा ही था। यदि वह लीडरबोर्ड के शीर्ष पर उन लोगों तक पहुंचना चाहता है तो उसे शैतान जाति के शीर्ष विशेषज्ञों को मारना होगा। स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ की 7वीं फर्म को मारने से उसे 1000 अंक मिलेंगे और स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ की 8वीं फर्म को मारने से उसे 10,000 से अधिक अंक मिलेंगे। यदि उसे निम्न स्तर के शैतानों को मारना है तो उसे तब तक मारना होगा जब तक कि भगवान न जाने कब। ये जिवेन ने चुपचाप सूची पर नजर डाली। इस सूची को लगातार नई जानकारी मिल रही थी और इसे लगातार अपडेट किया जा रहा था। अत्याचारी विशेषज्ञों की आभा सूची के ऊपर मंडरा रही थी और उनके नाम के पीछे की संख्या लगातार ताज़ा हो रही थी, लगातार बढ़ रही थी और एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास कर रही थी। प्रत्येक नाम के पीछे यह एक अद्वितीय प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करता है। ये जिवेन उत्साह के साथ अपने खून को उबलता महसूस किए बिना नहीं रह सकी। यह इंपीरियल कोर्ट स्ट्रगल जैसा मंच था। यदि यह कोई अन्य स्थान होता तो इतने सारे विशेषज्ञों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते देखना असंभव होता। अचानक उसने देखा कि सूची के शीर्ष पर नाम के पीछे अंकों की संख्या अचानक 5 अंकों से टूट गई। वे शीर्ष विशेषज्ञ शायद कम से कम स्वर्ग क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर पर हैं, यंग कंगहाई की साधना के समान। इसके अलावा उनके बीच स्वर्ग क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक साधना भी है। अगर मैंने जल्दी नहीं की तो वे मुझे इतनी जल्दी नीचे खींच लेंगे कि मैं उन्हें पकड़ने में असमर्थ हो जाऊंगा। ये शिवेन खुद के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। उसने किसी और चीज की परवाह नहीं की और शैतान की दुनिया की गहराई तक दौड़ पड़ा। ये जिवेन को शैतान की दुनिया में अपना आभामंडल छुपाना चाहिए था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी आभा एक इंसान की थी। इसके अलावा उनके पास इतनी बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति थी। इसलिए उसे डर था कि वह जल्द ही बड़ी संख्या में शैतान विशेषज्ञों को आकर्षित करेगा। हालांकि अगर वह उन लोगों को पकड़ना चाहता था तो उसे बड़ी संख्या में राक्षसों को मारना होगा। इस प्रकार वह अपनी आभा को बिना छुपाए ही प्रकट कर सकता था। तुरंत वह 1,00,000 मील से अधिक के दायरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह था। यह ऐसा था मानो कोई शक्तिशाली दानव प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में अपनी राक्षसी आभा को अनैतिक रूप से जारी कर रहा हो। ये जिवेन की हरकतों ने 1,00,000 मील से अधिक के दायरे में दानव जाति के विशेषज्ञों को जल्दी से चिंतित कर दिया। हालांकि कई राक्षसों को पहले से ही मानव जाति के खिलाफ युद्ध की अग्रिम पंक्ति में शामिल कर लिया गया था, लेकिन शैतान दुनिया की ताकत अथाह थी। फिर भी उनके पीछे अभी भी कई विशेषज्ञ थे। अब डेविल वर्ल्ड और मानव जाति के बीच लड़ाई दो मुक्केबाजों की तरह एक दूसरे की ताकत का परीक्षण कर रही थी। दोनों ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। मानव जाति के पास बड़ी संख्या में विशेषज्ञ तैयार थे और अभी तक फ्रंटलाइन में प्रवेश करना बाकी था। दैत्य जाति के समान ही थी। उनके भी कबीले और शहर थे। कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में, जंगल में कुछ राक्षसों ने अभी भी जनजातियों के रूप को बनाए रखा है।
ये शिवेन को नहीं पता था कि वह कहाँ पहुंचा। लगभग तुरंत ही उनकी जीवटता ने पास की जनजाति के 1 दर्जन से अधिक शक्तिशाली विशाल राक्षसों को आकर्षित किया। दर्जनों या इतने ही विशालकाय राक्षस जो छोटे पहाड़ों जितने विशाल थे उसी स्थान पर आकाश पार कर गए। एक एक कदम 100 मील दूर था और उनकी गति बहुत तेज थी। वे सभी स्वर्ग क्षेत्र के 5वें स्वर्ग और उससे ऊपर के विशालकाय दानव थे। उनके बीच एक विशालकाय दानव एल्ड भी था जो स्वर्ग के दायरे के 7वें स्वर्ग में एक शक्तिशाली अस्तित्व था। उनके पीछे स्वर्ग क्षेत्र के पहले स्तर पर, स्वर्ग क्षेत्र के दूसरे स्तर पर, स्वर्ग क्षेत्र के तीसरे स्तर पर और यहाँ तक कि आधे चरण के स्वर्ग क्षेत्र में राक्षसों की एक बड़ी संख्या थी। यहाँ तक एक विशाल दानव एल्ड भी था जो स्वर्ग के दायरे के 7वें स्तर पर एक शक्तिशाली अस्तित्व था। मानव, बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण कर दो। हे, मैंने लंबे समय से मानव मांस नहीं खाया है और यह वास्तव में एक योद्धा है। यदि आप ऐसे व्यक्ति को बाजार से खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत अधिक मान खर्च करना पड़ेगा। क्रिस्टल, बच्चों, आज आपके लिए पेट भरने का समय है। जब उसने येजिवेन को देखा तो उस विशाल राक्षस बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं। येशिवेन की जीवटता अत्यधिक थी। विशाल राक्षस बुजुर्ग के लिए यह बस एक सर्वोच्च खजाना था। वह इतने लंबे समय तक जीवित रहे थे। वह कैसे नहीं समझ सकता था कि इस येजिवेन ने अनगिनत कीमती दवाएं निगल ली थीं। उसके शरीर पर खून की हर बूंद और मांस का हर टुकड़ा अतुलनीय रूप से कीमती था। येजिवेन ने कीमती दवा के रूप में किलिन मांस को निगल लिया। दरअसल दैत्यों की नज़र में उसके शरीर पर मांस लगभग एक जैसा था। स्वर्ग क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक बच्चे के पास वास्तव में इतनी शक्तिशाली जीवन शक्ति थी। यह सचमुच बहुत बढ़िया है। अब यह सब उनके गोत्र को लाभ पहुंचाने वाला था। येजिवेन का मांस खाने के बाद कौन जानता था कि उसके कितने बच्चे एक ही बंधन में स्वर्ग की ओर उठेंगे और सेलेस्टियल बीइंग दायरे में कदम रखेंगे। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। पिछले 200 वर्षों में येजिवेन पहले से ही उन कीमती दवाओं की गिनती खो चुका था जो उसने खाई थी। ये कीमती दवायां शक्तिशाली ऊर्जा में तब्दील हो गई थीं जो उनके शरीर की हर कोशिका में छिपी हुई थीं। गर्जन, गर्जन, गर्जन। यह विशालकाय दानव जनजाति विशालकाय राक्षसों से भरी हुई थी। ये विशालकाय दानव सैकड़ों और हजारों की संख्या में लगातार गर्जना कर रहे थे। उनकी दहाड़ ने आसपास के स्थान को हिला दिया और इन दैत्यों के चेहरे उत्साह से चमक उठे। ये विशाल राक्षस तथाकथित राक्षस जाति थे जिन्हें कभी आत्मसात नहीं किया गया था। उन्होंने कभी भी शाही परिवार के शासन को प्रस्तुत नहीं किया था। हालांकि वे आज़ाद थे, लेकिन वे उन कई लाभों का आनंद लेने में भी असमर्थ थे जिनका आनंद अन्य दैत्यों ने उठाया था। उनके पास खाने के लिए बहुत कम खून था, इंसानों की तो बात ही छोड़ी, जो दानव जाति में एक दुर्लभ जाति थी। मुझे लगता है कि आप सभी जीने से थक चुके हैं। स्वर्ग क्षेत्र का 7वां स्तर 1000 अंक है। हालांकि यह ज्यादा नहीं है, यह कम भी नहीं है। आप सभी को जोड़कर TSK। वैसे भी आपके पास 3000 से अधिक अंक हैं। उन सभी को मेरे लिए अंकों में बदल दो। येजिवेन दिल खोलकर हंसी। ये विशाल शैतान उसे अपना भोजन मानते थे, लेकिन वह इन विशाल शैतानों को अपना स्को भी मानता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विशाल दानव बुजुर्ग अचानक उग्र हो गए। जब वह दहाड़ा और हमला करने ही वाला था तो येशिवेन पहले चली। उसका पूरा शरीर एक सुनहरी बिजली की तरह था जो आकाश को भेदती हुई और सीधे विशाल राक्षसों के समूह में दौड़ रही थी। ये विशालकाय दानव अलग अलग आकार के थे, लेकिन सबसे छोटा भी 20 मीटर से अधिक लंबा था। विशालकाय दानव 50 मीटर से अधिक लंबा था। जब वह खड़ा हुआ तो वह पहाड़ जैसा था। यह ठीक इस विशाल शरीर और शक्तिशाली ताकत के कारण था कि दानव दुनिया में विशाल राक्षस बहुत लोकप्रिय युद्ध उपकरण थे। जब नगरों को घेरने और गढ़ों पर अधिकार करने की बात आती थी तो वे अतुलनीय रूप से पहने थे। लेकिन इस समय येशिवेन के सामने यह विशाल आंकड़ा पूरी तरह से बेकार था, क्योंकि यह येशिवेन के बराबर नहीं था। अगर ऐसा होता भी तो यह बेकार होता, क्योंकि येशिवेन की ताकत उनकी ताकत से भी ज्यादा भयानक थी। वह मानव रूप में बस एक अत्याचारी था। टकराना, टकराना, टकराना। हाफ सटेप सेलेस्टियल बीइंग रियलम के कई विशाल राक्षस एक जोरदार धमाके के साथ मौके पर ही फट गए, जो खून की धुंध में बदल गया जिससे आसमान भर गया। फिर एक खून के रंग का प्रकाश सीधे येजिवेन के शरीर से निकला और उसने सीधे रक्त की धुंध को उसमें डाल दिया। हालांकि आधे चरण वाले सेलेस्टियल बीइंग रियलम के इन विशाल राक्षसों के पास अंक नहीं थे, त्यानयुवान मिरर को इन शैतानों के मांस और रक्त की आवश्यकता थी। त्यानयुवान मिरर द्वारा आकाश को भरने वाले रक्त के सार को अवशोषित करने के बाद सार का एक हिस्सा सीधे येजिवेन के शरीर में रूपांतरित और एकीकृत हो गया था, जैसे कि यह किसी भी समय और स्थान पर उसकी शारीरिक शक्ति की भरपाई कर रहा हो। लगभग एक पल में वह चोटी पर वापस आ गया। धिक्कार है, तुम मौत को दावत दे रहे हो। सेलेस्टियल बीइंग रियलम के 5वें स्तर के एक विशाल दानव ने गर्जना की और येजिवेन की ओर एक मुक्का मारा। वह बहुत आश्वस्त था और उसे विश्वास था कि वह येशिवेन को एक पंच से मौत के घाट उतार सकता है। अपनी उंगली के आकार का व्यक्ति अपने मुंह को कैसे रोक सकता है?
डांग। नतीजतन धातु के टकराने की आवाज गूंज उठी। येज़िवेन ने आने वाले पंच का अपनी मुट्ठी से स्वागत किया और उसे ब्लॉक कर दिया। वह चिल्लाया और उसके पूरे हाथ से केवल एक स्पष्ट कर्कश आवाज सुनाई दी। फिर उसका पूरा हाथ अचानक टूट गया और उसका मांस फट गया और खून बहने लगा। वह पीछे हटता रहा और उसकी आंखें आश्चर्य से भरी रहीं। उसने येशिवेन को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देखा हो और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। यह कैसे संभव है? मनुष्य की शक्ति इतनी महान कैसे हो सकती है? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में एक कमजोर इंसान से उस ताकत में हार गया जिस पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था। अगर किसी ने उन्हें यह पहले बताया होता तो उन्हें विश्वास नहीं होता। ताकत के मामले में एक इंसान विशालकाय दानव कबीले के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? विशाल दानव कबीले की शक्ति यहां तक डेविल डोमेन में भी प्रसिद्ध थी। युद्ध के उन जानवरों की तुलना में जिन्होंने अभी तक बुद्धि विकसित नहीं की थी, विशालकाय दानव कबीले को युद्ध के लिए अधिक उपयुक्त माना गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि येशिवेन का क्षेत्र उससे ज्यादा ऊंचा नहीं था, बल्कि उसके जैसा ही था। उसी दायरे में येशिवेन के मुंह से उसका एक हाथ नष्ट हो गया था। यह कितना भयानक था! यदि उसका क्षेत्र येज़िवेन जितना अच्छा नहीं होता तो वह उन अर्धचरण दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों की तरह मौके पर ही उड़ा दिया गया होता। अचानक वह बहुत हैरान हुआ और बार बार पीछे हट गया। वह विशाल शैतान से पीछे हटना चाहता था, लेकिन येशिवेन उसे यह अवसर कैसे दे सकता था? वह तुरंत आगे बढ़ा और मौके पर ही मुक्का मार दिया। उसकी सुनहरी मुट्ठी की शक्ति बाहर निकली और तुरंत विशाल शैतान को जलमग्न कर दिया। बूम! विशाल दानव कबीले को खून की धुंध के एक बादल में विस्फोट से उड़ा दिया गया था और येज़िवेन ने और 10 अंक प्राप्त किए। हालांकि यह ज्यादा नहीं था। येज़िवेन की लगातार हत्या के बाद सूची में उसकी रैंकिंग स्थिर हो गई थी। हालांकि वह अभी भी 50 के दशक में था, यह पहले की तुलना में बहुत बेहतर था। शुरुआती अंतर के बाद ये रैंकिंग धीरे धीरे फिक्स हो गई थी। शुरुआत में सभी को अलग अलग जगहों पर भेजा गया। कुछ लोगों को ऐसे स्थानों पर भेजा गया जहां शैतान कबीले के अधिक विशेषज्ञ थे और शुरुआत में उनके पास अधिक अंक थे। कुछ लोगों को बंजर जगहों पर भेज दिया गया और फिर भी उनके 0 अंक थे। अच्छा नहीं, यह राक्षस भयंकर है। हर कोई सावधान! इस समय विशाल दानव कबीले के बुजुर्ग की आंखों में एक भयावह अभिव्यक्ति प्रकट हुई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि येज़िवेन इतना शक्तिशाली था कि वह सीधे इन निम्न स्तर के रसातल को छोड़ने का आदेश दे सकता था। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और आधा आसमान पार कर लिया। वह सीधे मौके पर उतर गया और अचानक येशिवेन पर गिर पड़ा। येज़िवेन की दृष्टि में यह एक छोटे पहाड़ की तरह था जो सीधे उसी स्थान पर गिर रहा था। हुला! जोर की गर्जना के साथ एक विशाल पदचिह्न शून्य पर ठिठक गया। बूम! येज़िवेन ने अपना हाथ फैलाया और अंतहीन तलवार क्यूई उसके हाथ में घनीभूत हो गई। एक लंबी तलवार नदी में बदल गई और सीधे विशाल पैर पर गिर गई। बूम! यह विशाल पैर मौके पर ही खून से लथपथ हो गया और तुरंत उस विशाल पैर पर एक बड़ा घाव दिखाई दिया। विशालकाय दानव एल्डर चिल्लाए बिना नहीं रह सका, लगभग अपनी सांस खो रहा था। उसका पूरा शरीर प्राचीन जादू से संयमित था और उसे चट्टान की तरह ठोस कहा जा सकता था। लेकिन इस समय येज़िवेन की तलवार ने वास्तव में उसके शरीर में एक बड़ा घाव कर दिया था। रक्तस्तंभ की तरह बह निकला। दृश्य अत्यंत भयानक था। हालांकि येशिवेन अभी खत्म नहीं हुआ था। उनकी आक्रामक की दूसरी लहर एक पल में आ गई। स्वॉर्डलाइट ने विशाल आकाश को छेद दिया। वह अत्यंत चकाचौंध करने वाला था, तलवार के कमल की तरह आकाश में खिल रहा था। स्वॉर्ड लोड सीधे फटकर विशाल डेविल एल्डर के शरीर पर गिर गया। बूम बूम बूम! एक गगनभेदी विस्फोट के साथ विशालकाय डेविल एल्डर दयनीय रूप से चिल्लाया। उसने सोचा कि उसका शरीर लोहे की तरह सख्त है, लेकिन येशिवेन की तेज तलवार क्यूई के सामने यह कुछ भी नहीं था। पल भर में उसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े घाव हो गए। खून के छींटे फूट पड़े और उसकी मांसपेशियां पूरी तरह से फट गईं। यह कैसे संभव है? यह किस प्रकार का राक्षस है? उसने येशिवेन को डरावनी दृष्टि से देखा। इस समय उनका हृदय पश्चाताप से भर गया। उसने आखिरकार अपना संयम वापस पा लिया। यह बस एक भयानक शातिर जानवर था जिसने इंसान की खाल पहन रखी थी। यदि वह अकेले ही डेविल वर्ल्ड में सेंध लगाने का साहस करता है तो वह ऐसा करने की क्षमता कैसे नहीं रख सकता था? जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। येशिवेन की गति और भी तेज थी। उसके सामने जायंट डेविल एल्डर बिल्कुल भी मैच नहीं था। केवल 2 या 3 चालों में वापस लड़ने की ताकत के बिना उसे पूरी तरह से दबा दिया गया। येशिवेन की तलवार की रोशनी स्वर्ग को झकझोर देने वाले झरने में बदल गई जो कट गया। मेरे लिए मरो, डांग! जायंट डेविल एल्डर ने बड़ी मुश्किल से इस स्वर्ग को हिला देने वाले झरने को रोकने के लिए अपने बोन क्लब का उपयोग करते हुए जल्दी से अपना हाथ उठाया। पफ! वह पहले ही येशिवेन द्वारा बार बार घायल किया जा चुका था। अब इस टक्कर के बाद उन्हें अपने शरीर में अचानक बिजली का झटका महसूस हुआ।
उसने तुरंत मुंह से खून निकाला और उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच का जाला पूरी तरह से फट गया। थम्प थम्प थम्प, उनकी विशाल आकृति बार बार शून्य में पीछे हट गई। उसे अपने कदमों को रोकने में काफी समय लगा। अन्य दैत्य भी हक्का बक्का रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। जायंट डेविल एल्डर उनके कबीले में नंबर 1 बिजलीघर था। यहाँ तक पूरे डेविल वर्ल्ड में भी उन्हें एक पावरहाउस माना जा सकता था। लेकिन अब इस छोटे से इंसान के सामने वास्तव में उसके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। यह कहा जा सकता है कि उसे बार बार पीटा जा रहा था। इस समय इन धीमी सोच वाले विशालकाय डेविल्स को आखिरकार समझ में आ गया कि चेतावनी से इसका क्या मतलब है। यह एकमात्र कारक नहीं है जो किसी की ताकत को निर्धारित करता है। वे जायंट डेविल ट्राइब में पले बढ़े। यहाँ एक विशालकाय शैतान की ताकत का मूल्यांकन करने का एकमात्र मानक उनके शरीर का आकार था। उनके शरीर का आकार जितना बड़ा था वे उतने ही शक्तिशाली थे। विशाल शैतान जनजाति में समूह का सबसे मजबूत विशेषज्ञ भी सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था। अब येज़िवेन ने बहुत ही आदिम और बर्बर विशाल शैतान जनजाति की विशालकाय शैतान जनजाति की समझ को पूरी तरह से बदल दिया था। हालांकि येज़िवेन का आक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ था। यह स्वर्ग को हिला देने वाली सुनामी की तरह थी, लगातार और लगातार। स्वॉर्डलाइट ने बार बार बमबारी की। डांग डांग डांग, हर बार तलवार की रोशनी हड्डी की छड़ी पर गिरती थी। यह शक्ति के तूफानी समुद्र की तरह थी। यहाँ तक विशालकाय शैतान जनजाति का सबसे मजबूत विशेषज्ञ भी हड्डी की छड़ी को अपने हाथ में नहीं पकड़ सकता था। असंभव, तुम इंसान नहीं हो सकते। तुम जरूर डेविल ड्रैगन कबीले से हो। इस विशालकाय डेविल एल्डर ने बस हमला करने की हिम्मत नहीं की। डांग, एक और तेज आवाज गूंजी और हड्डी की छड़ी को सीधे उड़ते हुए भेजा गया। हड्डी की छड़ी पर भयानक शक्ति कांप उठी। यह विशालकाय शैतान एल्डर हड्डी की छड़ी को अपने हाथ में नहीं पकड़ सकता था। यह बोन स्टिक एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई जानवर के पैर की हड्डी से बनाई गई थी। इस समय यह पूरी तरह से हिल गया और उड़ गया। यह सीधे पास के पहाड़ की चोटी से टकराया और मौके पर ही फट गया, जिससे पहाड़ समतल जमीन में बदल गया। हालांकि यह हड्डी की छड़ी पहले से ही दरारों में घनी थी। येज़िवेन ने अपनी निडर शक्ति का इस्तेमाल कर अनगिनत दरारों में बमबारी की थी और अब इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। पुची, एक और स्वॉर्डलाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बोन स्टिक की सुरक्षा के बिना येज़िवेन की स्वॉर्डलाइट की गति कम नहीं हुई। यह विशालकाय डेविल एल्डर के शरीर पर आभा क्यूई के माध्यम से सीधे टूट गया और सीधे उसके शरीर को काट दिया। मौके पर ही जायंट डेविल एल्डर को 2 हिस्सों में काट दिया गया। अभी उसका शरीर जमीन पर गिरा भी नहीं था कि त्यानयुवान के दर्पण की रक्तरंजित रोशनी उसमें समा गई। येज़िवेन का स्कोर अचानक 1000 अंकों से अधिक बढ़ गया। उनकी रैंकिंग में अचानक 1 दर्जन से अधिक स्थानों का उछाल आया। हालांकि इस तरह के उतार चढ़ाव पूरी रैंकिंग सूची में बहुत सामान्य थे। यह अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं हुआ था। समय समय पर लोगों को 1 दर्जन से अधिक स्थानों से सीधे कूदते हुए देखा जा सकता था। हालांकि शीर्ष 10 या 20 लोगों की रैंकिंग लगभग कभी नहीं बदली थी। लगभग हर अब और फिर उनके स्कोर बदल जाएंगे। ये असली ताकतवर थे और उनमें से येज़िवेन ने एक जाना पहचाना नाम ये कून भी देखा। ये कून 15वें स्थान पर थे। वह एकमात्र ये कबीले सदस्य भी थे जिन्होंने शीर्ष 20 में प्रवेश किया था। उसका वर्तमान स्कोर येज़िवेन के स्कोर से कई हजार अंक अधिक था। जाहिर है उसने आकाशीय क्षेत्र की 7वीं स्वर्गीय परत के कई स्वामी के भी सिर काट दिए थे। हालांकि ये कून की ताकत के बावजूद वह अभी भी शीर्ष 10 में प्रवेश नहीं कर सका। यह देखा जा सकता था कि शीर्ष 10 लोग कितने अत्याचारी थे। येज़िवेन ने यह भी अनुमान लगाया कि वे पहले से ही दिव्य क्षेत्र की 9वीं स्वर्गीय परत में प्रवेश कर चुके होंगे। केवल इस तरह से वे ये कून को पूरी तरह से दबा सकते थे। और शीर्ष 20 में येज़िवेन ने एक और जाना पहचाना नाम यंग कांग है भी देखा। उन्हें 12वीं रैंक मिली थी। वह इतना आश्वस्त था कि उसकी रैंकिंग वास्तव में ये कून की रैंकिंग से अधिक थी, हालांकि कुल स्कोर केवल कुछ 100 अंक अधिक था। लेकिन जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा हैरान किया वह यह थी कि उन्होंने कभी भी शीर्ष 10 में फावुशून का नाम देखने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि वह सिर्फ 10वें स्थान से ऊपर लटक रहा था, लेकिन अपनी उम्र के साथ वह वास्तव में शीर्ष 10 में प्रवेश करने के लिए यंग कांग है ये कून और अन्य को दबाने में सक्षम था। ये कुछ ऐसा था जिसकी येज़िवेन ने कभी उम्मीद नहीं की थी। युवा उस्तादों में फावुशून की रैंकिंग बहुत आगे कही जा सकती है। कुछ लोगों को छोड़कर उसके और अधिकांश लोगों के बीच की खाई और बड़ी होती जा रही थी। इसके विपरीत येज़िवेन, ये कियान, ये जुकोन और अन्य जो मूल रूप से उच्च स्थान पर नहीं थे, वास्तव में सूची के समायोजन के बाद शीर्ष 10 में प्रवेश कर गए। उनके सामने बहुत से लोग नहीं थे और मूल शीर्ष 10 लोगों को भी उनके द्वारा हिडन ड्रैगन सूची से नीचे धकेल दिया गया था। फिर भी शीर्ष के कुछ लोग फावुशून अभी भी अजेय थे। ली हाँ, महासागर सम्राट और अन्य अभी भी बहुत आगे थे और युवा पीढ़ी के शीर्ष स्वामी के साथ प्रतिस्पर्धा भी कर सकते थे।
हालांकि ये जिवेन और फावुशुंग दोनों हिडन ड्रैगन सूची के शीर्ष 10 में स्थान पर थे, लेकिन उनकी ताकत के बीच का अंतर कम नहीं हुआ था। हालांकि ये जिवेन ने 10वें राउंड की चैंपियनशिप जीत ली थी, लेकिन फावुशुंग को स्पष्ट रूप से मानव जाति की युवा पीढ़ी के शीर्ष 10 में स्थान दिया गया था। वो ये शिवेन से भी अधिक अत्याचारी था। ये जुकोंग और ये कियान जो ये जिवेन से भी ऊंचे स्थान पर थे, युवा पीढ़ी के बीच सबसे चकाचौंध करने वाले अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनकी तरफ देखे, लेकिन इस स्थान पर जहां युवा पीढ़ी के सभी अद्वितीय प्रतिभाएं एकत्र हुए, उनका प्रकाश तुरंत छाया हुआ था। अभी वे केवल 70वें या 80वें स्थान पर थे। वे नीचे नहीं थे, लेकिन केवल निचले मध्य में कहा जा सकता था। यह कहा जाना चाहिए कि उन्होंने बहुत जल्दी भाग लिया था। अगर यह अगली बार होता तो उनकी ताकत और प्रतिभा के साथ उनके लिए पहले स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करना बिल्कुल संभव था। यहाँ तक ये जिवेन भी वही थी। इसलिए बहुत से लोगों ने महसूस किया कि यह उनके लिए दया की बात है। लेकिन ये जिवेन के पास कोई विकल्प नहीं था। उसके पास इस समय भाग लेने का एक कारण था, और वह कुछ 100 वर्षों में अगली इंपीरियल कोर्ट प्रतियोगिता की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। ये जिवेन का दिमाग एक पल में हजारों बार घूम गया, लेकिन उसके हाथ में तलवार बिल्कुल भी नहीं रुकी। उसने शेष दैत्यों का सीधा वध कर दिया। हालांकि वे सभी दिशाओं में भाग गए, चाहे वे कितने ही तेज क्यों न हो। वे ये शिवेन से तेज कैसे हो सकते हैं? वे बिल्कुल भी बच नहीं सके, और सभी को ये जिवेन ने मौके पर ही मार डाला। इस समय सबसे अधिक चर्चा स्वाभाविक रूप से रैंकिंग सूची के शीर्ष पर मास्टर्स की थी। भले ही दानव जाति अभी भी आक्रमण कर रही थी, फिर भी शीर्ष 100 रैंकिंग के लिए इस लड़ाई ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इन विशाल राक्षसों को मारने के बाद ये जिवेन का स्कोर 2000 से अधिक अंकों से बढ़ गया, अचानक 4000 से अधिक अंक हो गया। इस स्कोर ने उन्हें सीधे शीर्ष 30 रैंकिंग में भेज दिया। ये जिवेन की रैंकिंग इतनी तेजी से बढ़ी है। मैंने सुना है कि वह केवल स्वर्ग के दायरे के 5वें स्तर पर है। वह इतना तेज कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। क्या ऐसा नहीं है? उसकी खेती और दायरे के साथ इस तरह की रैंकिंग प्राप्त करने में सक्षम होना निश्चित रूप से एक महान चमत्कार है। इस समय बहुत से लोगों में अभी भी अविश्वास की दृष्टि थी, इस पर विश्वास करने का साहस नहीं कर रहे थे। यहाँ तक ये जिवेन की रैंकिंग ने भी रॉयल कोर्ट में कुछ बड़े शॉट्स का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन यह भी एक बहुत ही सामान्य बात थी। हालांकि ये जिवेन और अन्य के पास उच्च क्षेत्र नहीं थे, तुलनात्मक रूप से कहें तो उनकी उम्र भी दूसरों की तुलना में बहुत कम थी। ये शिवेन की रैंकिंग इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई? एक दानव पर्वत में ये कून ने अभी अभी एक राक्षस जनजाति को साफ किया था। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब उसने रैंकिंग सूची देखी तो उसकी भौहें तन गईं। वह ये कबीले के साथ नहीं गया था, लेकिन वह दूसरों की बातों पर ध्यान दे रहा था। यह देखते हुए कि एक शिवेन वास्तव में इतनी जल्दी शीर्ष 30 रैंकिंग में कूद गई थी, वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह बहुत स्पष्ट था कि शीर्ष 10 पहले ही दिव्य क्षेत्र के 9वें आकाश में कदम रख चुके थे। शीर्ष 20 शायद आकाशीय क्षेत्र के 8वें आकाश के शिखर पर थे। यहाँ तक शीर्ष 30 दिव्य क्षेत्र के 8वें आकाश के बिल्कुल अत्याचारी स्वामी थे। ये क्यूओंग 26वें स्थान पर था, जो बहुत सामान्य था, लेकिन ये जिवेन वास्तव में 30वें स्थान पर पहुंचने में सक्षम था, जो बहुत अवैज्ञानिक था। हालांकि शुरुआत में कुछ लोगों को एक बंजर जगह पर टेलीपोर्ट किया गया था और वे उठ नहीं सकते थे, लेकिन ये जिवेन की उन्नति की गति को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं था। यह सोचकर वह और भी डर गया। हालांकि उसकी प्रगति काफी तेज थी, वह बहुत स्पष्ट था कि ये क्यूओंग भी उसके पीछे था। इसके अलावा ये क्यूओंग ने किलिन के दिल को निगल लिया था। उसकी साधना की गति शायद आश्चर्यजनक स्तर तक तेज थी, और यह भी संभव था कि वह जल्द ही उसे पकड़ ले। पिछली बार न केवल वह अपनी किस्मत को रोकने में सफल नहीं हुआ, बल्कि किलिन के दिल को निगलने के बाद उसकी गति बढ़ गई। यह अपने आप में एक गलती थी। इंपीरियल कोर्ट स्ट्रगल इस बार वास्तव में एक बहुत अच्छा अवसर था, लेकिन डेविल रियलम अब इतना बड़ा था। भगवान जानता था कि वे कहाँ थे। उन्हें ढूंढ पाना संभव नहीं था। इसे भूल जाओ, मैं अभी भी पहले इन राक्षस कुलों को साफ करना चाहता हूँ। इनमें से कुछ राक्षस कुलों का लंबा इतिहास है और उनके पास बहुत संपत्ति है। मैं स्वर्ग क्षेत्र के 9वें स्तर को सीधे तोड़ना चाहता हूँ, और उसके बाद ही मुझे वास्तव में शीर्ष 10 में उन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा और फिर चैंपियनशिप जीतने का मौका मिलेगा। मैं कौन हूँ? मैं दूसरों के आगे कैसे झुक सकता हूँ? जैसे ही उसने देखा कि एक शिवेन की रैंकिंग लगातार बढ़ती जा रही है, उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमकने लगा। उसने ठंडेपन से कहा, इस छोटे कमीने की रैंकिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। हालांकि यह बेकार है। जब तक मैं तुम्हें ढूंढ नहीं लेता तब तक प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हारे शरीर के हजारों टुकड़े कर दूंगा। तुम मेरी बातों को टालने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हें अपने असली साधन और अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। ये जिवेन का नाम यंग कांग है था, और यंग कांग हाय अंधेरे शैतान समुद्र में लहरों के माध्यम से काट रहा था।
इस समय क्योंकि ये ज़िवेन की रैंकिंग अचानक बढ़ गई, इसने बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित किया और ऐसे कई लोग भी थे जो शुरू से ही ये ज़िवेन पर ध्यान दे रहे थे। हालांकि उनकी रैंकिंग अधिक नहीं थी और उनकी ताकत वास्तव में बहुत से लोगों की नज़र में उतनी महान नहीं थी, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जिसमें हर कोई दिलचस्पी रखता था और वह जीवन और मृत्यु का यिन यांग आरेख था। यह कुछ ऐसा था जिसके लिए रसातल दानव भगवान भी लड़ना चाहते थे। इतनी अच्छी बात, शायद कोई भी इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। हालांकि यह केवल एक अधूरा आरेख था, लेकिन उनके लिए यह पहले से ही पर्याप्त था। इस चीज के साथ उनके पास जीवन और मृत्यु को समझने की संभावना होगी और फिर वे अगले स्तर पर जाएंगे और अमरता के मार्ग में कदम बढ़ाएंगे। दूसरों के लिए यह अकल्पनीय रूप से बहुत दूर था, लेकिन उनके लिए यह कुछ ऐसा था जो उनके सामने था। उनकी उम्र और खेती के साथ शायद वह समय दूर नहीं जब वे फिर से इस चीज का सामना करेंगे। इस समय बहुत से लोग तूफान की तरह थे और बहुत से लोग स्वचालित रूप से ये ज़िवेन के ठिकाने की तलाश करने लगे। वे ये ज़िवेन के ठिकाने का पता लगाना चाहते थे और उससे जीवन और मृत्यु के यिन यांग आरेख को जब्त करना चाहते थे। ये ज़िवेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी प्रगति इतनी तेज होगी। वास्तव में इंपीरियल कोर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने में सक्षम हो जाएगी। दानव दुनिया के उच्च आकाश में एक आकृति वहां खड़ी थी, एक शाश्वत विशाल की तरह, अतुलनीय रूप से सीधी और एक ब्लूभन के साथ कहा। यदि ये ज़िवेन यहाँ होता तो वह इस व्यक्ति को पहचानने में सक्षम होता। यह कोई और नहीं बल्कि फा वुशुंग था, जिससे वह एक बार पहले मिल चुका था। अभी आपने बहुत परेशानी पैदा की है। बहुत सारे लोग हैं जो आपका जीवन चाहते हैं। ओह ठीक है, पिछली बार आपने मुझ पर एक बड़ा एहसान किया था, इस बार मैं एहसान चुकाऊंगा। संयोग से मैं भी चाहता हूं उन लोगों से लड़ो और देखो कि उनमें मुझसे ऊपर होने की क्या योग्यता है। एक के बाद एक दिन बीतते गए और तरह तरह की खबरें फैलती गईं। हालांकि जैसे जैसे सभी धीरे धीरे व्यवस्थित होते गए, रैंकिंग शायद ही कभी बदली गई। धीरे धीरे उनके बीच ताकत का अंतर स्पष्ट हो गया। यह अब शुरुआत की तरह नहीं था जहां यह भाग्य पर निर्भर था। किसी भी दर पर हर कोई स्काई ह्यूमन स्टेज की चौथी परत या उससे ऊपर शुरू से ही एक दानव का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि डेविल वर्ल्ड बहुत बड़ा था और इसमें कई विशेषज्ञ थे, फिर भी यह सैकड़ों अद्वितीय स्वर्ग के अभिमानियों के आश्चर्यजनक हमले का सामना नहीं कर सका। इन लोगों में से प्रत्येक के पास अपने तुरुप के पत्ते थे और वे उसी क्षेत्र की शैतान जाति से तुलनीय होने से बहुत दूर थे। इसलिए उन्होंने अभी भी शुरुआत में बहुत सारे फायदे हासिल किए, लेकिन बहुत जल्दी डेविल रियल्म ने प्रतिक्रिया दी। उन्हें जल्दी ही इस समूह के लोगों के अस्तित्व का एहसास हो गया। मानव जाति में उनके जासूसों से मिली जानकारी के साथ वे जल्दी से जान गए कि मानव प्रतिभाओं का एक समूह अंदर आ गया है। वे क्रोधित हुए बिना नहीं रह सके। यहाँ तक कई डेविल रेस बिजली घरों को उनकी नींद से जगाया गया था। ये मनुष्य वास्तव में अहंकारी हैं। ये सैकड़ों लोग वास्तव में हमारे शैतानी दायरे में प्रवेश करने का साहस करते हैं। मुझे लगता है कि वे जीने से थक गए हैं। मेरा आदेश पारित करो। हमें इन सभी मानव प्रतिभाओं का सिर काट देना चाहिए जो इसमें आए हैं। उद्धरण चिन्ह। शैतानी दायरे के एक सर्वोच्च अस्तित्व ने अपना आदेश जारी किया। अचानक पूरा शैतान क्षेत्र एक विशाल मशीन की तरह काम करने लगा। डेविल रेस की भयानक युद्ध मशीन की तुलना में शैतान के दायरे में आने वाले लोगों की ताकत स्पष्ट रूप से बहुत कम थी। डेविल रेस ने अभी अपना हमला शुरू किया था और उन्होंने तुरंत महसूस किया कि सांस लेना मुश्किल था। मूल रूप से वे खरबूजे और सब्जियों को काटने जैसे कमजोर शैतान जनजातियों का वध कर रहे थे। लेकिन इस बार यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि हर बार जब वे आधे रास्ते में वध कर रहे होते थे तो खबर सुनकर बड़ी संख्या में विशेषज्ञ भाग जाते थे। मूल रूप से बहुत से शैतान स्वार्थी थे। वे तब तक नहीं चलेंगे जब तक कि यह स्वयं शामिल न हो। लेकिन इस समय डेविल रेस की एक बड़ी हस्ती ने एक आदेश जारी किया था, इसलिए उनके पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बड़ी संख्या में डेविल रेस के विशेषज्ञ लामबंद हो गए और उन्होंने उन मानव विशेषज्ञों को मारना शुरू कर दिया जो डेविल रेस में टूट गए थे। इस समय मानव जाति के स्वर्ग के अभिमान भी इंटरनेट पर प्रकट हो गए थे। सबसे खास बात यह थी कि सूची से उनका नाम सीधे मिटा दिया गया था। हालांकि परिणाम का संकेत नहीं दिया गया था, हर कोई सूची से अपना नाम मिटाए जाने के परिणामों के बारे में बहुत स्पष्ट था। इसका मूल रूप से अर्थ मृत्यु था। इन लोगों में से कई के पास संचार के अपने विशेष साधन थे। हालांकि यह प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में उतना तेज नहीं था, फिर भी यह डेविल रियल्म में संभव था। कुछ लोगों ने संदेश भेजने के लिए आध्यात्मिक पक्षियों का इस्तेमाल किया, जबकि अन्य लोगों ने संदेश भेजने के लिए तावीज़ों का इस्तेमाल किया। सबके अपने अपने तरीके थे। हालांकि इन तरीकों में बहुत समय लगता था। अकेले उनके स्थान का निर्धारण करने में बहुत समय लगता था। हालांकि अभी भी कई खबरें थीं कि डेविल रेस ने सूची में सबसे नीचे के कुछ लोगों को पकड़ लिया था। अंत में वे पूरी तरह से मारे गए। उनके सिर एक प्रदर्शन के रूप में डेविल रेस के एक शहर में लटकाए गए थे। यहाँ तक कि शीर्ष 10 में से एक विशेषज्ञ पर भी घात लगाकर हमला किया गया था।
ऐसा कहा गया था कि 9वें स्वर्ग क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञ भी जुटे हुए थे। उन्हें सीधे मोर्चे से लामबंद किया गया था और वे सीधे घेराव और विनाश में शामिल हो गए थे। हालांकि अंतिम विशेषज्ञ भागने में सफल रहा, लेकिन अंत में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। छिपाने का कोई उपाय ही नहीं था। डेविल क्षेत्र में मानव जाति की आभा बहुत संवेदनशील थी। यह बस रात में प्रकाश स्तंभ की तरह था। मानव जाति की आभा का अस्तित्व दूर से ही महसूस किया जा सकता था। इसलिए डेविल रेस की प्रतिक्रिया के बाद सभी ने जल्दी से अपना प्रारंभिक ऐश्वर्य खो दिया। इसके बजाय वे लगातार घेरे में आ गए। उनके पास छिपने का भी कोई रास्ता नहीं था। डेविल रेम में हर जगह डेविल रेस थी। वे मनुष्यों की तरह नहीं थे जो शहरों में इकट्ठा होते। जब तक वे जंगल में भागे रहेंगे तब तक वे ठीक रहेंगे। इनमें से कई डेविल रेस राक्षसी हवाओं में भी रहते थे। कुछ राक्षसी जानवरों की तरह पहाड़ों में भी रहते थे। इसलिए मनुष्यों के कोई निशान बिल्कुल नहीं थे। यह कहा जा सकता है कि वे लगभग किसी भी समय डेविल रेस का सामना कर सकते हैं। एक बार जब वे पकड़े गए तो परिणाम अकल्पनीय थे। इस समय इन प्रतिभाओं को अंततः समझ में आया कि जिन लोगों को शैतान के दायरे में टेलीपोर्ट किया गया था उन्हें मृत्यु योद्धा क्यों कहा जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह वास्तव में मृत्यु से बाल बाल बच गया था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वे काफी मजबूत थे, उनके पास तुरुप के पत्ते थे और वे सामान्य लोग नहीं थे, तो वे इस समय पहले ही मर चुके होते। डेविल वर्ल्ड में डेविल रेस की मान 100 लोगों की बात तो दूर 10 गुना ज्यादा भी बेकार होगा। यह डेविल रेस का इलाका था और यह अपवाद कोई और नहीं बल्कि ये ज़िवेन थी। वह अपनी आभा को वसीयत में बदल सकता था। वह खुद को पतित देवदूत कबीले के विशेषज्ञ के रूप में प्रच्छन्न कर सकता था और शैतान जाति के बीच चल सकता था। इसलिए उसे डर नहीं था कि कोई उसे पहचान लेगा। इसलिए वह इत्मीनान से डेविल वर्ल्ड में चल सकता था जबकि अन्य लोग अपने जीवन के लिए भाग रहे थे। कई जीनियस शुरुआत में उतना ही मारना चाहते थे जितना कि डेविल वर्ल्ड ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। हालांकि ऐसा कर पाना उनके लिए संभव नहीं था, इसलिए उनके अंकों की वृद्धि धीमी हो गई थी। वास्तव में 1 या 2 दिनों में उनके अंक 100 या 1000 अंक तक बढ़ सकते हैं। अभी 1 महीना ही बीता था, लेकिन लिस्ट के टॉप 100 में से करीब 10 लोग पहले ही गिर चुके थे। यह वाकई क्रूर था। ये 10 लोग साधारण नहीं थे। वे मानव जाति के सबसे अभिजात वर्ग के जीनियस थे। उनमें से कुछ मजबूत थे और उनमें से कुछ कमजोर थे। हालांकि निस्संदेह वे सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ थे। अतीत में उनमें से किसी एक के खोने से दिल को अत्यधिक पीड़ा हुई होगी। हालांकि उनमें से 10 बाजार में बंद गोभी की तरह मारे गए थे। इसके अलावा कुछ लोगों को शैतान जाति द्वारा पकड़ लिया गया था और उनकी यादों को आत्मा खोज तकनीक द्वारा खोजा गया था। इसने शैतान जाति को मानव जाति के इरादों के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति दी थी। यह अच्छा होता यदि ये लोग अतीत में सामान्य मृत्यु योद्धा होते। ये मृत्यु योद्धा परेशान करने वाले थे, हालांकि उनका ज्यादा मूल्य नहीं था। आखिरकार वे ऐसे लोगों का समूह थे जो मृत्यु से नहीं डरते थे। हालांकि यह अब अलग था। ये लोग मौत के योद्धा नहीं थे। इसके बजाय वे अद्वितीय प्रतिभाओं का एक समूह थे। वे मानव जाति की युवा पीढ़ी के शीर्ष प्रतिभाशाली थे। इसलिए मानव जाति कई 100 वर्षों के लिए कट जाएगी यदि उन सभी को मरना है। इससे कई शैतानी ताकतों के दिल उत्तेजित हो गए थे। उस बड़े शॉट के शब्दों के कारण कुछ लोग लापरवाह हो गए थे। हालांकि वे अब उत्साहित हो गए थे। अनेक साहसी लोग इन अनुपम प्रतिभाओं को मारना चाहते थे। आखिर मानव जाति की इन अनुपम प्रतिभाओं ने इस हद तक साधना की थी, तो उनका प्रत्येक शरीर एक बहुत बड़ा खजाना था। वास्तव में वे दानव जाति की तरह ही इन अनुपम प्रतिभाओं को निगल सकते थे। मानव जाति के बीच केवल कुछ लोग जिन्होंने दुष्ट पथ का अभ्यास किया था वे ही मनुष्यों को खाएंगे। लेकिन डेविल रेस के बीच यह एक बहुत ही सामान्य बात थी। मॉन्स्टर रेस की तरह वे मनुष्यों के मांस और रक्त से पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर सकते थे। देखते ही देखते कई वर्षों से एकांतवास में रह रहे कई वृद्ध साथियों ने भी अपनी चाल चल दी। यद्यपि मानव जाति की युवा प्रतिभाओं का यह समूह शक्ति के मामले में वे सभी भयानक रूप से शक्तिशाली थे। सबसे कमजोर दिव्य क्षेत्र की 5वीं या 6ठी परत पर थे। उनमें से दिव्य क्षेत्र की 9वीं परत पर भी अस्तित्व थे। यदि यह एकांत में रहने वाली कुछ पुरानी प्राचीन वस्तुओं के लिए नहीं होता तो उन्हें कोई नहीं रोक पाता। यद्यपि यह आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं था, बस वे पुरानी प्राचीन वस्तुएं जो एकांत में रह रही थीं पहले से ही काफी भयानक थीं। डेविल रेस का जीवनकाल मानव जाति की तुलना में बहुत लंबा था। मानव जाति में जो हजारों वर्ष पुराने थे उन्हें प्राचीन वस्तुएं माना जा सकता था, लेकिन शैतान जाति में ऐसी प्राचीन वस्तुएं हो सकती हैं जो हजारों वर्ष पुरानी थीं। वे वास्तव में जीवित जीवाश्मों की तरह थे। केवल एक आकस्मिक चाल से वह आसानी से अपने साथियों को मौत के घाट उतार सकता था। वह उनके लिए बिल्कुल भी मैच नहीं था। हालांकि उनके दायरे में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन उनकी ताकत लगातार जमा हो रही थी। यह बेहद भयानक था।
जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते गए, इन प्रतिभाओं के हताहत धीरे धीरे बढ़ने लगे। अचानक मानव जाति के सभी विशेषज्ञ शोक में विलाप कर रहे थे। अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ भी वे इस समय थोड़े हताश थे। उन्हें यहाँ केवल बेतरतीब ढंग से टेलीपोर्ट किया गया था, लेकिन यह कहना मुश्किल था कि क्या वे अंत में वापस लौट पाएंगे। यह डेविल वर्ल्ड था और कोई टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन नहीं था जो उन्हें बाहर भेज सके। इसके अलावा, क्योंकि वे मानव जाति की इस योजना के बारे में जानते थे, शैतान जाति के कुछ बड़े शॉट्स ने आदेश दिया कि शैतान जाति और मानव जाति के बीच के सभी स्थानिक मार्गों का कड़ाई से निरीक्षण किया जाए। वे इन प्रतिभाओं में से किसी को भी मानव संसार में भागने नहीं दे सकते थे। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने मारने का आदेश दिया था। ऐसी परिस्थितियों में वे केवल बाहर जा सकते थे। इस अवधि के दौरान न केवल उन्हें पर्याप्त शैतानों को मारने की जरूरत थी, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करने की भी जरूरत थी। जब समय आया तो वे या तो डेविल रेस की धारणा से बच सकते थे और चुपके से वापस आ सकते थे, या जबरन वहां से निकल सकते थे। हालांकि वे असहाय थे, फिर भी यही एक रास्ता था। इस समय डेविल रेस के एक शहर में एक चांदी के बालों वाली पतित परी सड़क पर चल रही थी। उन्होंने कई लोगों का ध्यान खींचा था। कई सेक्सी और अनर्गल महिला शैतान इस उदास सुंदर पतित परी पर लगातार चुलबुली निगाहें फेंक रही थीं। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि यह पतित देवदूत केवल आगे बढ़ने पर केंद्रित था, इसलिए वे स्पष्ट रूप से नेत्रहीनों पर चुलबुली नजर डालने की कोशिश कर रहे थे। ये ज़िवेन डेविल रेस के एक शहर में टहल रही थी। हालांकि वह दयनीय स्थिति से कहीं बेहतर स्थिति में था जिसकी अन्य लोग कल्पना कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वह भेस की उस परत को हटा सकता था। फिर वह विशेषज्ञों को उनका वध करने का लालच दे सकता था। उसके बाद वह खुद को पतित देवदूत के रूप में प्रच्छन्न कर सकता था, और कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा। न केवल उसकी आभा पूरी तरह से एक शैतान में बदल गई थी, बल्कि उसका रूप और भी अधिक सुंदर हो गया था। हालांकि डेविल रेस के बीच हत्याएं हुई थीं, लेकिन इन 2 महीनों के दौरान उन्हें फॉलन एंजल के रूप में कई बार रोका गया था। हालांकि यह अभी भी एक मानव के रूप में यात्रा करने से बेहतर था। अन्यथा यह कुछ अवरोधों जितना सरल नहीं होगा। शायद पूरी शैतान जाति उसका शिकार कर लेगी। शुरुआत में वह अब भी नहीं समझ पाया कि रॉयल कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है। इस तरह के गैर दिशात्मक टेलीपोर्टेशन का मतलब था कि वह नहीं जानता था कि उसे कहाँ टेलीपोर्ट किया जाएगा। सबसे खास बात यह थी कि वह वापस भी नहीं आ सकता था। यदि वह तेज था तो डेविल रेस की प्रतिक्रिया से पहले वह रॉयल कोर्ट में वापस भागने में सक्षम हो सकता था। हालांकि 1 साल के समय ने डेविल रेस को पर्याप्त समय दिया था। उस समय वापस जाना बहुत कठिन होगा। भले ही एक शिवेन ने खुद को पतित देवदूत के रूप में प्रच्छन्न किया हो, उसके लिए डेविल रेस द्वारा स्थापित चौकियों से आसानी से गुजरना बहुत मुश्किल होगा। अन्य लोगों का उल्लेख नहीं, वापस भागना लगभग असंभव था। हालांकि इस समय वह अचानक समझ गया कि रॉयल कोर्ट केवल जहरीले कीड़े पाल रहा था। जो लोग सबसे दुखद वातावरण में जीवित रह सकते थे, निस्संदेह भविष्य में सबसे अत्याचारी विशेषज्ञ बनेंगे। दिव्य क्षेत्र में आगे बढ़ना उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि इससे बहुत नुकसान भी होगा। अंत में इस समूह के कितने लोग वापस लौटने में समर्थ होंगे? यदि उन्हें शांति से बढ़ने दिया जाता तो इनमें से कई लोग भविष्य में मानव जाति के शीर्ष विशेषज्ञ बन जाते। अब वे यहाँ मरने वाले थे। रॉयल कोर्ट के उच्च अधिकारी क्या सोच रहे थे? यहाँ तक अगर रॉयल कोर्ट के उच्च अधिकारी इस बारे में स्पष्ट नहीं थे, तो प्रमुख बलों के उच्च अधिकारी इतनी आसानी से अपने सबसे उत्कृष्ट शिष्यों को मरने के लिए कैसे भेज सकते थे? जरूर कोई राज होगा जिसके बारे में उसे पता नहीं था। ये ज़िवेन पूरी तरह से कल्पना कर सकते थे कि रॉयल कोर्ट की अपनी योजनाएं होनी चाहिए। क्या वास्तव में एक विषैला कीट राजा को पालने के लिए इतनी सारी प्रतिभाओं को छोड़ना उचित था? हालांकि इस समय उसके पास इतना सोचने का समय नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रॉयल कोर्ट की योजना क्या थी। डेविल रेस के आक्रमण के साथ वह धीरे धीरे एक बड़ी आपदा की आभा को सूंघ सकता था। ये शिवेन को जल्द से जल्द अपनी ताकत में सुधार करना था। केवल पर्याप्त अत्याचारी शक्ति के साथ ही उसे वास्तव में बोलने का अधिकार हो सकता था। तभी वह प्राचीन फीनिक्स दायरे में जा सकेगा और हुआ मैंधान को वापस ला सकेगा। यह बात काफी समय से उनके दिल में दबी हुई थी। यह लगभग पीड़ादायक बिंदु बनता जा रहा था। यदि वह इसे हल नहीं कर सका तो यह उसके हृदय में एक राक्षस के रूप में विकसित हो सकता है। अन्य प्रतिभाओं के लिए डेविल वर्ल्ड में प्रवेश करना निश्चित रूप से अस्तित्व की एक पतली संभावना के साथ एक अस्तित्व था। हालांकि ये ज़िवेन के लिए ऐसा नहीं था, खासकर तब जब उसके पास डेविल रेस के सर्वोच्च सम्राट की विरासत भी थी। हाँ, उसने इसके बारे में सोचा था। यदि वह कम समय में अपनी खेती में बहुत सुधार करना चाहता था तो शैतान राजा द्वारा पीछे छोड़े गए खजाने को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका था। इससे पहले येमो ने कई बार उससे यह उम्मीद करते हुए उसका उल्लेख किया था कि वह शैतान राजा के खजाने को प्राप्त कर सकता है। यह बस इतना था कि एक शिवन के पास पहले यह समय और अवसर नहीं था, लेकिन अब उसके पास यह था।
स्वर्ग क्षेत्र के 5वें स्तर की उसकी साधना स्वर्ग क्षेत्र के 8वें स्तर के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त थी। उसके लिए उस स्थान पर जाना ही काफी था। इस बार शीर्ष 100 रैंकिंग की प्रतियोगिता में अभी आधा साल बाकी था। उनके लिए वहां जाना और वापस आना ही काफी था। यदि वह शैतान राजा के खजाने को प्राप्त कर सकता है तो यह ठीक होगा, भले ही वह शीर्ष 100 रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा न करे। जबकि अन्य स्वामी डेविल रेस के आकाओं के पीछा से बचने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वह पहले ही डेविल वर्ल्ड के एक छोटे से छोटे शहर में आ चुका था। डेविल वर्ल्ड में यह स्थान भी एक अपेक्षाकृत उजाड़ क्षेत्र था, न कि 8 शाही परिवारों द्वारा शासित मुख्य क्षेत्र। कई दसियों हजार साल बीत चुके हैं, लेकिन यह जगह अभी भी पहले जैसी ही है, जैसे कि यह कभी नहीं बदलेगी। अनगिनत वर्षों तक डेविल रेस में कोई बदलाव नहीं होगा। ये ज़िवेन के कानों में एक आह भरी। ये मुंह की आकृति ये ज़िवेन के कंधे पर दिखाई दी। उसने शैतानों को आते जाते देखा। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत वर्षों से ऐसा ही हो रहा हो। इसलिए इतने साल बीत जाने के बाद भी कोई खास बदलाव नहीं आया था। भूल जाओ, चलो इस बारे में आह मत करो। इस बार मैंने खुद को जगाने के लिए मजबूर किया, जिससे अधिक ऊर्जा की खपत होगी। मुझे डर है कि भविष्य में जागना और भी मुश्किल होगा, इसलिए भविष्य केवल आप पर भरोसा कर सकता है। हालांकि अगर मैं शैतान राजा के दिव्य खजाने को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकता हूं, तो मुझे लगता है कि यह सब अभी भी इसके लायक है। क्या शैतान राजा के दिव्य खजाने में कोई औषधीय गोली या दिव्य वस्तु नहीं है जो आपकी वर्तमान स्थिति को ठीक कर सके? ये ज़िवेन ने पूछा। वहां है, लेकिन विशिष्टताओं के लिए तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप शैतान राजा के दिव्य खजाने को प्राप्त नहीं कर लेते, तब आपको पता चल जाएगा। ये मोह ने आह भरी, मानो कुछ सोच रही हो। रुको, जब तक तुम्हारे पास पर्याप्त ताकत है तब तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुम अभी भी बहुत जिद्दी हो। वास्तव में यदि तुम मेरी व्यवस्था को सुनने के लिए तैयार हो तो शैतान की दुनिया में प्रवेश करो और एक मानव शैतान में बदल जाओ। मुझे डर है कि तुम जल्द ही एक उल्का वृद्धि हासिल करने में सक्षम हो जाओगे। इस समय आप पहले से ही दिव्य क्षेत्र या इससे भी उच्च लोकों में प्रवेश कर चुके होंगे। अगर मैं अपनी मानवीय पहचान को छोड़ दूं तो यह अपने आप को छोड़ने के बराबर है। मैं इसके लिए बिल्कुल सहमत नहीं होऊंगा। ये ज़िवेन ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और कहा, तुम क्यों नहीं समझते? भौतिक रूप केवल एक साइड ब्रांच मामला है। ये मोह ने बार बार अपना सिर हिलाया और कहा, तो चलिए इस बारे में बात नहीं करते। मैं आपको बता दूं, डेविल किंग का दिव्य खजाना शहर के बाहर 3000 मील की दूरी पर एक स्पेस टाइम नोड में है। इसे खोलने के लिए केवल एक विशेष विधि का उपयोग किया जा सकता है।